आपको ऑलरेडी एक सेशन रिकॉर्ड हो चुका है हमारा इसका, इसलिए दूसरा सेशन रिकॉर्ड करने की हमको इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ने ऑन कर दिया। No, somebody was asking on chat, so I told. यस एग्जैक्टली। तो खैर रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया इस सेशन का भी। एनएलपी चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक है एनएलपी एंड इट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंस फॉर काउंसलर्स, कि काउंसलर की जिंदगी के अंदर हम जो कि फ्यूचर में एक काउंसलर का रोल, चाहे वो करियर काउंसलर हो या साइकोलॉजिकल काउंसलर का रोल हम लोग अदा करने वाले हैं। और हम लोग डील करने वाले हैं पेरेंट्स से, टीचर से और खास तौर पर स्टूडेंट से। तो उस दौरान हमको जो सबसे ज्यादा टूल मेरे नजदीक जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है एनएलपी। कि एनएलपी आज के दौर में साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा, जिसको कहेंगे डिस्कवरी मानी जाती है। 1975 में इसकी डिस्कवरी हुई और तब से एनएलपी जो कि सबसे ज्यादा सीखा जाने वाला, ट्रेनिंग लिया जाने वाला साइंस माना जा रहा है पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में, काउंसलिंग की दुनिया में या सेल्फ हेल्प की दुनिया के अंदर। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना हम लोग एनएलपी को इंक्लूड करें। और एनएलपी चूंकि हमारे अभी तक के जो सेशंस हुए उसमें हम लोगों ने अलग अलग इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है, अलग अलग कोर्सेज के ताल्लुक से, अलग अलग फील्ड के ताल्लुक से। और उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके से बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है, कैसे बच्चों की पर्सनैलिटी को, कैसे बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किए जाते हैं, उसके ऊपर बिना पर अलग अलग तरीके की जो साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है, सीबीटी थ्योरी होती है या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी इसको कहा जाता है, अलग अलग हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश किया अलग अलग एक्सपर्ट से। अब एनएलपी चूंकि ज्यादा अहमियत रखता है, तो हम एनएलपी में जाने से पहले आपके जहन में जो ये पीपीटी आपके सामने दिख रही होंगी कि ये पीपीटी मेरे रखने का मकसद क्या था कि ये जो बच्चे हैं इन बच्चों से डील करने के लिए या आज की जनरेशन से डील करने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसी मतलब किसको कह रहे हैं हम लोग, नॉलेज चाहिए या ऐसा जखेरा चाहिए या ऐसा डील करने का पोटेंशियल चाहिए ताकि हम इन बच्चों के वो साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी हैंडल करें जो करियर से रिलेटेड ना हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आजकल की जो जनरेशन है, इस 21st सेंचुरी की जनरेशन है, इनके जहनों में कुछ सवालात आज के जमाने में आते हैं जो कि हमको जानना जरूरी है। और वो सवालात के जवाब अगर सही नहीं लिए जाए तो उनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा कह का क्या कहेंगे उसको हम लोग, अर्थक्वेक आ सकता है, उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है और गलत डायरेक्शन में जा सकती है। वो सब क्वेश्चंस में सबसे बड़ा जो सवाल ये है आता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बच्चों को ये पता नहीं है कि मेरा इस दुनिया में जन्म किस लिए हुआ है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी डिस्कवरी आज के जमाने में जो मानी जा रही है वो मानी जा रही है हमारे इस दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस के पीछे वजह क्या है। अब उस वजह से रिलेटेड कुछ सवालात, जो साइकोलॉजिकल सवालात बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे के जहन में आजकल जो घूम रहे हैं, जिनके जवाब अगर सही नहीं दिए जाते हैं तो उसके रिप्रकेशन हो सकते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसमें पहला सवाल बच्चों के जहन में 10 साल से पहले आता है कि एम आई बीइंग नोटिस, क्या मैं देखा जा रहा हूं, क्या मैं नोटिस किया जा रहा हूं। 10 साल से पहले बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा है, जिसका जवाब उमूमी तौर पर हमारे माशरे में हम लोग देते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तुझे देखा क्यों जाए, कि तेरे जैसे बच्चे तो लाखों है, लाखों बच्चों में तुझको ही क्यों देखा जाए या तुझको ही क्यों इंपॉर्टेंस दी जाए। इस तरीके के सवाल आप अगर जो माए इस लेक्चर में होंगी तो वो इस बात से मुत्तफिक होंगी कि 10 साल से पहले बच्चा अपने आप को नोटिस कराने की कोशिश करता है। वो आपका दुपट्टा खींचने की कोशिश करता है या वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है, आपका बेलन खींचने की कोशिश करता है, आपके पास में मोबाइल है वो मोबाइल को खींचने की कोशिश करता है और अपनी एक्टिविटी से वो दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से आप मुझको देखे, मैं देखा जाना चाहिए, मैं देखा जा रहा हूं नहीं या नहीं जा रहा हूं। अब उसका जवाब जो है दरअसल हम हमारी एक्टिविटी से देते हैं कि भाई आपके वालिद साहब आने वाले हैं, आपका खाना पकाना जरूरी है, आपका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, मेरा मोबाइल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आपका इंपॉर्टेंस कम है। तो अनकॉन्शियसली बच्चे के जहन में ये सवाल जाता है कि मेरा इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा
नहीं है, तो जो कहीं ना कहीं उसके सेल्फ स्टीम को नीचे लोअर करने का काम करता है। दूसरा सवाल जो बच्चों के जहन में आता है वो होता है हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसा दिख रहा हूं। ये उमूमी तौर पर ये सवाल पिछली जनरेशन में या हमारी जनरेशन में या हमारे से पहले की जनरेशन में ये सवाल जो है लड़कियों में हुआ करता था, लेकिन आज के इस जनरेशन के दौर में ये सवाल जो है वो लड़कों के जहन में भी आ रहा है। यानी हर 10 साल के बाद का बच्चा भी आजकल, लड़का भी आजकल अपने आप को मैं कैसा दिखता हूं इसके ऊपर सोचता है। पहले 10वीं पहले ये सवाल लड़कियों के जहन में आता था, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि 10 साल के बाद लड़कियां साजो श्रृंगार करना शुरू कर देती थी, या फिर आईने में देखना शुरू कर देती, या फिर बाहर जाने से पहले अपने आप को संवारना शुरू कर देती। लेकिन आप अगर इस जनरेशन में ऑब्जर्व करेंगे तो ये सवाल बच्चों की जहनियत में भी, लड़कों की जहनियत में भी आना शुरू हो गया। मतलब आप इसको अगर देखेंगे तो फेयरनेस क्रीम आप देखेंगे, फेयर एंड लवली हुआ करती थी, आज वो फेयर एंड हैंडसम के नाम से भी बिकती है, गार्नियर मेन के नाम से भी क्रीम आ रही है। तो जो फेयरनेस क्रीम है वो लड़कों के लिए भी आ गई, तो लड़कों के जहन में भी सवाल ये आ गया कि हमारे लिए हमको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि माशरा उसका जवाब ये देता है कि अगर आप खूबसूरत होंगे, अगर आप गोरे चट्टे होंगे, आपके बाल अगर अच्छे होंगे तो ही आपको देखा जाएगा। शाहरुख खान या शाहिद कपूर ऐड करता है और वो गुंडे उसके पीछे आते हैं और गुंडों को मारने के लिए वो उसके पास से पहले उसका थोड़ा चेहरा काला होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जैसे वो क्रीम को लगाता है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस में आने के बाद में गुंडों की पिटाई करता है। ये इस तरीके के लॉजिक करके दिखाया जा रहा है। तो मतलब कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जानती है कि बच्चों के जहन के अंदर ये सवाल घूम रहा है कि हाउ एम आई लुकिंग। इसका जवाब सोसाइटी देती है कि अगर आप गोरे चट्टे दिखेंगे, आपके बाल अच्छे होंगे, आपका रंग अच्छा होगा तो ही आपको देखा जाएगा। इसके असल जवाब क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डज माई पीयर ग्रुप थिंक अबाउट मी, या व्हाट डज माई क्लब थिंक अबाउट मी। मेरे दोस्त अहबाब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा माशरा मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सवाल भी 10 साल के बाद बच्चों के जहन में आता है। इसीलिए बच्चा आप क्या सोचेंगे बहैसियत पेरेंट्स, बहैसियत टीचर, बहैसियत काउंसलर, इसको इसके ऊपर तरजीह देता है उनके दोस्तों की सोच को, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में जो सोचेंगे वही मेरे लिए ठीक है। यानी अगर मेरे दोस्त मेरे बारे में ये सोचते कि पुरानी ज़हनियत का तू इंसान है, तू इस ज़माने का नहीं है, इस ज़माने में तो बच्चे ये करते हैं, वो करते हैं, और वो उसको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि तू अब बड़ा हो चुका है। तू अब बड़ा हो चुका है, तो वो अपने आप को शो करने के लिए कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इस बात को वो साबित करने के लिए वो बड़ों वाली हरकतें करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से उसका इंप्रेशन अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स के ऊपर ये पड़े कि वो जवान हो चुका है। इसलिए बच्चा उमूमी तौर पर गलत गलत हरकतें या सिगरेट पीना या जो एडल्ट वाली चीजें होती है वो सारी चीजें अख्तियार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको डर रहता है अगर वो ऐसा ना करे तो उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन तीनों के जवाब देने के लिए हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, और तालीम का मकसद दरअसल यही है कि इन तीनों सवालों के जवाब उसको सही मिल जाए। तो पहले सवाल का जवाब एम आई बीइंग नोटिस आप कब देखे जाएंगे, जब आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन हमारे यहाँ पर या मशरिक में इस तरीके से लिया जा रहा है वेस्ट में, कि कॉन्फिडेंस का मतलब बेबाकी से अपनी बात को सबके सामने पेश कर देना, बेबाकी से अपनी बात को सामने पेश कर देना या अपने आप को प्रेजेंट कर देना, चाहे इसकी वजह से दूसरे को बुरा लग जाए। इस्लामिक माशरे के अंदर अगर कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन को नापा जाए तो कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन होता है कि अपने आप को बेहतर समझना, अपने आप को इंपॉर्टेंस वाला समझना, दूसरे को गैर इंपॉर्टेंट समझे बगैर, अपने आप को कीमती समझना, दूसरे को गैर कीमती समझे बगैर। और आज के जमाने में अगर वेस्ट में आप कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन मानी जाए तो होती है कि भाई आप सबसे बेहतर है, चाहे दूसरा को आप कितना भी नीचे गिरा दे। लेकिन अगर वो नीचे गिराने में आप जाते हैं तो आप एक दूसरे पहलू को अचीव कर लेते हैं, तकब्बुर को अचीव कर लेते हैं, जो कि आपके इंसानी पैरामीटर को कहीं ना कहीं छेड़ता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस का वो लेवल कि आप अपने आप को कीमती समझे, दूसरे को गैर कीमती समझे बगैर,
यानी मैं तो कीमती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे गैर कीमती है। दूसरा क्रिएटिविटी, ये तीसरे सवाल का जवाब है कि अगर आप अपने ग्रुप में या जो दोस्त या माशरा सोच रहा है उसके अलावा कुछ सोचते हैं या उसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं कि ये सही है या गलत है, जो माशरा कर रहा है वो नहीं कर रहे करना है ऐसा नहीं, लेकिन जो माशरा कर रहा है कि वाकई सही है, कि जो माशरा कर रहा है कि वाकई उसके अंदर कुछ गुंजाइश है सोचने की, उसके ताल्लुक से भी सोचा जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि एक जमाना था कि जब जिस दौर में मैक्सिमम बच्चे जो है उनके शौक जो होते हैं वो अलग अलग हुआ करते थे। यानी अगर मैं कुछ आपके सामने अक्कासी पेश करूं तो कुछ बच्चे क्रिकेट पसंद करते थे, कुछ बच्चे गिल्ली डंडा पसंद करते थे, कुछ बच्चे गोटियां खेलना पसंद करते थे, कुछ बच्चे कोई लूडो वगैरह खेलना पसंद करते थे, खो खो वगैरह पसंद करते थे। आज के इस दौर के अंदर व्हाट माय पीयर ग्रुप थिंक अबाउट मी, ये जहन में आने की वजह से मैक्सिमम अगर 100 करोड़ अगर बच्चे दुनिया में अगर होंगे तो 100 करोड़ में से 80 करोड़ बच्चे ये जान समझते हैं कि जो दुनिया में गेम चल रहे हैं वही बेहतर है। पबजी सबका फेवरेट पबजी है, फ्री फायर सबका फेवरेट फ्री फायर है, या फिर दूसरे जो भी गेम आते हैं वो सारे गेम जो होते हैं सबको यूनिकनेस या सॉरी क्या सिमिलैरिटी पसंद है। एक यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड आता है कोई गाना तो वो दुनिया को पसंद आता है, दुनिया के अंदर जो ट्रेंडिंग में जो वीडियो चल रहा है वो सारे लोगों को वही वीडियो पसंद आ रहा है। तो ये जो सोच है कहीं ना कहीं ये यकसानियत की तौर पर तरफ हमको ले जाती है, हमारे बच्चों को ले जाती है। इस दौर में वो बच्चे कामयाब होंगे जिनमें क्रिएटिविटी होगी, जो इनके ऊपर अपने आप को सोचेंगे। यानी एक चीज अगर बच्चा सोच रहा है कि भाई ये फला फला चीज दुनिया में चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं उसके ऊपर क्रिएटिविटी का सबसे निचले दर्जे पे काम करूं। क्या इस चीज का मुझको कुछ फायदा है, क्या इस चीज का इंसानियत को कुछ फायदा है, या क्या इस चीज का किसी और इंसान को कुछ फायदा है? अगर नहीं है तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इस तरीके की जहनियत अगर हमारी डेवलप होती है बच्चों की, तो वो बच्चे फिर यूनिक होते हैं और वो बच्चे इस दुनिया के अंदर नया काम अंजाम देते हैं। वरना बेशतर बच्चे हमारे नाकामयाब होते हैं इसीलिए क्योंकि उनमें सिमिलैरिटी की सोच होती है। वो ये सोचते हैं कि मेरा पीयर ग्रुप मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो ये सोचे बगैर कि वो जो काम कर रहे हैं दोस्त मेरे क्या वो गलत है या सही है, ये सोचे समझे बगैर। तो अगर क्रिएटिविटी होगी तो आप कामयाब हो जाएंगे, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। थर्ड, जो सेकंड सवाल था हाउ एम आई लुकिंग, उसका जवाब मिलता है एजुकेशन की दुनिया से कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर उम्दा होगा तो आप दुनिया में आपको लोग मानेंगे और आप अच्छे दिखेंगे। बराक ओबामा की शक्ल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी दुनिया दुनिया में उनका नाम का डंका था, लोग उनको मानते थे। आपका कैरेक्टर आला होगा तो दुनिया आपको जानेगी। तो इन तीन जो साइकोलॉजिकल सवाल है चाहे हमारे बच्चे के जहन में भी आ रहे हैं, तो इन तीनों सवालों के जवाब हम इस तरीके से देंगे कि कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर और क्रिएटिविटी, ये तीन अगर हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम के जरिए इंप्लीमेंट कर देते हैं तो समझ लीजिए कि हमने कामयाबी के साथ में बच्चे की परवरिश और तरबियत कर दी। लेकिन चूंकि ना ही तालीमी निजाम इन चीजों को फरोगियत देता है, ना तालीमी निजाम इन तीन चीजों को इनवाइव करने की कोई कोशिश करता है, यही वजह है कि हमारे बच्चे रियल में तालीमी याफ्ता या तरबियत याफ्ता नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये तीन चीजें जो है वो उमूमी तौर पर पेरेंट्स में और कभी कभी कुछ टीचर्स में भी नहीं होती है। टीचर्स भी अपने अपने फेलो टीचर्स के साथ में इस तरीके का कैरेक्टर नहीं रखता है। क्या आपने कोई टीचर देखा है जो इंग्लिश पढ़ाता है और इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ वो हिस्ट्री वाले टीचर की भी प्रमोट करता है? क्या आपने कभी कोई मैथमेटिक्स का टीचर देखा है जो ज्योग्राफी वाले को प्रमोट करता है और बच्चों को गाइडेंस करने की कोशिश करता है कि भाई भाई आप अगर हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देंगे तो हिस्ट्री यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, एसएससी के लिए कारगर साबित होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या आपने कभी का नेचर कि अगर कोई इंग्लिश वाला टीचर है, वो इंग्लिश वाला टीचर आपके बच्चे को ये बता रहा है कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे से भी बेहतर यूपीएससी का टीचर, मेरे से भी बेहतर इंग्लिश का टीचर फला फला यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, या इस शहर के अंदर फला फला टीचर अवेलेबल है, मैं उसका भी गेस्ट लेक्चर आपकी स्कूल में रखता हूं।
तो ये कहीं ना कहीं टीचर्स में भी ये सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मेरा फैन फॉलोइंग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा इसकी तरफ। तो अपने फैन फॉलोइंग को बचाने के लिए अपने सब बच्चे को जो रिसोर्सेस प्रोवाइड करना चाहिए। देखो दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स जो है ना, वो है इंसान। अगर कोई टीचर पीपीटी का इस्तेमाल कर रहा है, वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा है, और दुनिया के सारे जो रिसोर्सेस जो टीचिंग एड्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक इंसान को बच्चों के सामने मुखातिब नहीं कर रहा है, जो बेहतर उस सब्जेक्ट में है या उसके लिए उस सब्जेक्ट के लिए अहमियत रखता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि उस वो टीचिंग एड का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और ये दिखाता है उसका कैरेक्टर। यानी अगर मैं बेहतरीन टीचर हूं, तो मैं बेहतरीन टीचर मेरे कैरेक्टर का ये सिंबल होगा कि मैं अपने बच्चे के लिए वो सोचूं जो मैं अपने बच्चे के लिए सोचता हूं। यानी अगर मेरा बच्चा मैथमेटिक्स में, अगर मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, अगर मेरा बच्चा मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स ले रहा है, लेकिन वो मैं इंग्लिश में 0 मार्क्स ले रहा है, हिस्ट्री में वो 75 मार्क्स ले रहा है, लेकिन वो मराठी में सिर्फ 10 मार्क्स ले रहा है, तो क्या मैं बहैसियत पेरेंट्स खुश हो सकता हूं क्या? नहीं हो सकता हूं। लेकिन बहैसियत टीचर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहैसियत मैं बेहतरीन टीचर क्या दिखाता हूं, मैं ये शो करने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं बेस्ट टीचर हूं, तो मैं मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा रहा हूं, तो सब बच्चे मैथमेटिक्स में टॉप कर ले। लेकिन मैं कभी बहैसियत पेरेंट्स नहीं सोचता हूं कि मैं अगर मेरे बच्चे को, खुद के बच्चे को हर सब्जेक्ट में टॉप करता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन बहैसियत टीचर मैं ये नहीं सोचता हूं। तो मेरे अंदर भी कैरेक्टर नहीं है, तो बच्चों में कैरेक्टर किस तरीके से आ सकता है? तो खैर ये एक तरीके का एक मैं ओवरव्यू के लिए आपके सामने पेश किया कि किस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर और सक्सेसफुल पेरेंट। ये तीन चीज कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर अगर होगी, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को दिखती है और बच्चा इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, और इस तरीके से एजुकेशन का रियल मकसद जो है वो कहीं ना कहीं साबित, ये कहीं ना कहीं हमको फुलफिल होता हुआ नजर आता है। अब एनएलपी पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। मैं ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आपके सामने इसलिए पेश किया था कि कभी भी हम लोग जब साइकोलॉजिकली डील करते हैं हमारे बच्चों को या हमारे स्टूडेंट्स को, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा महवर जो है या हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं इन तीन चीजों से टकराना चाहिए, इन तीन चीजों को मुकम्मल करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमको उसके ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। खैर, एनएलपी का बैकग्राउंड क्या है और एनएलपी आज मैं मेरे लेने का मकसद क्या है, मैं उसके ऊपर जाता हूँ। उससे पहले कि मैं एनएलपी आपको बताऊं कि एनएलपी साइंस क्या है और किस तरीके से काम करता है और उसके फवाइद क्या है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं उसको कि एनएलपी की बुनियाद कैसे रखी गई और कैसे डिस्कवर किया गया। अगर आपको थोड़ी चीज पता होगा, अगर कोई एक इंसान मुझे अपने आप को अनम्यूट करके बताए कि डिस्कवर और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है? Discover is already ready, means is available or is there in the world, and innovation is something new we innovate. एग्जैक्टली तो जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी जो दुनिया के अंदर जो नफ्सियात का इल्म है, वो नफ्सियात का इल्म जो है इनोवेट नहीं हुआ है, नफ्सियात का इल्म जो है वो डिस्कवर्ड हुआ है। यानी नफ्सियात का मतलब होता है या साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि साइकोलॉजी में कोई भी थ्योरी या कोई भी जिसको हम लोग साइकोलॉजी की दुनिया में इनोवेशन कहते हैं, वो दरअसल में उस साइंटिस्ट ने या उस साइकोलॉजिस्ट ने लोगों की जिंदगी में ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद में उसने उसको डिस्कवर किया। यानी वो ऑलरेडी प्रिवेल करता था, वो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता था। अब उसने क्या किया, उसने लोगों की जिंदगी को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद में ये दिखाया कि इस तरीके से भी होता है कि लोगों की जिंदगी में, लोगों के बिहेवियर में, लोगों के ट्रांजैक्शन के अंदर इस तरीके के चेंजेस लाए जा सकते हैं या लोग चेंजेस लाते हैं। तो एनएलपी भी जो डिस्कवर्ड हुई, वो डिस्कवर 1976 के अराउंड हुई, जहां पर दो साइकोलॉजिस्ट, जिसमें से एक तो साइकोलॉजिस्ट थे रिचर्ड बैंडलर, और जॉन ग्रिंडर जो थे वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो लिंग्विस्टिक थे। यानी वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे,
और लिटरेचर के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। ये दोनों लोग एक डिस्कशन में बैठे और डिस्कशन के दौरान उन्होंने एक चीज के ऊपर डिस्कशन शुरू किया कि दुनिया में क्यों क्यों कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है वो अच्छे हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट खराब है। हमारे जहन में भी कभी सवाल ये आता है कि क्यों दुनिया के अंदर चंद टीचर जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं या जिनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है और सबकी नहीं, बाकी लोगों की नहीं है। क्यों एक शहर के अंदर चंद डॉक्टर के पास में भीड़ लगी होती है जबकि उनकी डिग्री भी कम होती है और चंद डॉक्टरों की डिग्री बड़ी होने के बावजूद भी उनके पास कोई जाता नहीं है। क्यों चंद बिजनेसमैन दुनिया में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन अक्सर बिजनेसमैन जो है वो लाख भी नहीं कमा पा रहे हैं। हम कभी कभी ऐसे सवालात को हम भी ऑब्जर्व करते हैं और हम भी फील करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि क्यों चंद लोग जब बोलते हैं तो लोग उनके दीवाने हो जाते हैं लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारी बात का असर भी नहीं होता है। जब हम कुछ लोग देखते हैं कि कुछ सेल्समैन रहते हैं जो ऐसे होते हैं जो सेल्स को फटाक से कर देते हैं लेकिन अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो ऐसी डील करते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। तो ये जो चंद लोग जो होते हैं उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। वो चंद लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्यों ये चंद लोग ही दुनिया के अंदर कमाल कर रहे हैं या हर शहर में कमाल कर रहे हैं। चंद टीचर हो सकते हैं, चंद बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो क्यों इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है, ये कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे लोगों से डील करते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर पाते। तो ये लोगों ने ऑब्जर्व करने के बाद में ये भी देखा कि जब एक टीचर जब पढ़ा रहा है क्लासरूम के अंदर, पढ़ाने के दौरान वो टीचर मेहनत कर रहा है एक ही तरीके की, लेकिन जब बच्चे जो है अलग अलग तरीके के उसको समझ रहे हैं और समझने के बाद में उनके ग्रेड्स भी अलग अलग आ रहे हैं। कोई बच्चे को A+ आ रहा है तो कोई बच्चे को A++ आ रहा है, कोई बच्चे को B आ रहा है, कोई बच्चे को D आ रहा है, कोई बच्चा फेल हो जा रहा है। तो इसका जवाब तो कभी कभी हम खुद अपने आप से भी पूछते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसका जवाब अपने तौर पर बना लेते हैं कि नहीं भाई, कुछ बच्चों का फोकस बड़ा ज्यादा है, कुछ बच्चे सीरियसली बैठे हुए। जब सीरियसली बैठे हुए आप बहैसियत टीचर आप सब्जेक्ट में सीरियसनेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, सब्जेक्ट में फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे, मतलब ये तो आपका प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर वो कौन सी बात है कि उन लोगों की बात समझ में आ जा रही है, उन लोगों के सब्जेक्ट में सब बच्चे पास हो जा रहे हैं, उन लोगों की बात में उन लोगों का सेल्स हो जा रहा है, उन लोगों का प्रोडक्ट बिक जा रहा है लेकिन दूसरों का नहीं बिक रहा है। ऐसे सवाल उनके जहन में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को देखने के लिए जो चंद लोग थे वहां के जो साइकोलॉजिस्ट, उनको गौर फिक्र करना शुरू किया और उनसे बातचीत करना शुरू किया। तो बातचीत के दौरान उनको ये पता चला कि जिस तरीके से वो लोगों से डील करते थे वो सारी चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब उनके पास में कोई पेशेंट जा रहा है तो पेशेंट से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वो पेशेंट बातचीत के दौरान कैसे रैपो बिल्ड कर रहे हैं, कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग पेशेंट के साथ में उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है। जैसे जैसे किसी को कुछ वेरिएशन आ रहे हैं तो वेरिएशन के साथ में वो अपने बिहेवियर को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर वो कैसे बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी बातों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद में एक रिसर्च कर एक पेपर प्रेजेंट किया जिसका नाम उन्होंने रखा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मकसद, ये 3 अल्फाबेट यहां पर दिखा रहे हैं कि इन 3 अल्फाबेट में सबसे पहली चीज उन्होंने जो कहा न्यूरो। न्यूरो का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से द वे वी यूज सेंसेस टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, हम किस तरीके से सेंसेस का इस्तेमाल करते अंडरस्टैंड करने के लिए बाहर के दुनिया के एक्सपीरियंसेस को। ओके, इससे मेरी मुराद ये है कि न्यूरो का मतलब उम्मीद तौर पे क्या होता है कि हम 5 सेंसेस से बेसिकली इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। किसी से इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग सुनना, देखना वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसेस होते हैं हमारे, हम लोग उससे भी चीजों को फील करते हैं या महसूस करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। उम्मीदी तौर पर हम 5 सेंसेस से जो है इंफॉर्मेशन को लेते हैं और वो 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेने के बाद में हमारे जहन में जो है उनकी एक इमेज बन जाती है। उस इमेज को कहते हैं हम लोग न्यूरॉन या न्यूरॉन्स, या जिस चीज, जैसा कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज आप मेरे से बातचीत करने के दौरान मैंने जो बात आपको कहा उसका न्यूरॉन आपके दिमाग में बन जाएंगे।
यानी उसकी एक इमेज बन जाएंगी, उसकी एक नौर तैयार हो जाएंगी। वो अब जब भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, तो नेक्स्ट टाइम मिलने के बाद में जैसे ही आप मुझको देखेंगे, तो वो न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, हाँ ये ऐसा आंसर है, हाँ एहसान सर ने ये बात कही थी। 5 लेक्चर बाद में आपको कहूंगा कि मैं फला फला लेक्चर में आपको ये कहा था, तो वो न्यूरॉन है आपका जो था, वो इमेज जो था वो तारी हो जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो कहेंगी कि हाँ ये बात फला फला लेक्चर में कही गई। तो किसी बात को जब हम लोग लेते हैं और लेने के बाद में उसकी जो इमेज हमारे दिमाग में तारी हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूरॉन। ओके, तो ये एनएलपी में ये न्यूरो का मतलब वो होता है। सेकेंड, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है कि कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि रिजल्टेंट बिहेवियर ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड द न्यूरॉन। जो हमारे जहन के अंदर जो इमेज तारी हो गई थी, वो इमेज को कैसे अंडरस्टैंड करना, उसका कैसे एक कंक्लूजन निकालना, और लैंग्वेज के जरिए उसको कैसे बाहर प्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना। तो ये 3 प्रोग्रामिंग, न्यूरो, लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि किस तरीके से जो सेंसेस के जरिए हमको इंफॉर्मेशन मिली हुई है, उसकी इमेज जो तारी हुई है न्यूरॉन की शक्ल में, उसको उसको किस तरीके से लैंग्वेज के जरिए प्रोसेस कर कर बाहर निकालना, प्रोग्रामिंग करके बाहर निकालना और कम्युनिकेट करना और रिस्पॉन्ड करना, दैट इज नथिंग बट द एनएलपी। Any NLP is the process of getting the information, processing the information, and giving the response based on the particular, okay, particular जो भी आपका इनपुट आता है उसके ऊपर। एग्जैक्टली इस तरीके से ये एनएलपी है। अब एनएलपी अगर आप ब्रॉडली देखेंगे मेरे सारे कम्युनिकेशन से डेफिनेशन को समझने के ताल्लुक से, तो एनएलपी में एक ही चीज दिखी, NLP is nothing but a process of communication। इसको अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो NLP कुछ नहीं है, NLP सिर्फ आपका कम्युनिकेशन का तरीका है। क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम किसी से बातचीत करते हैं, या कम्युनिकेशन में उम्मीदी तौर पर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कब करते हैं हम लोग, जब हमसे कुछ पूछा जाता है, हमको कुछ स्टिमुलाई मिलता है, कुछ इनपुट मिलता है, इनपुट को फिर हम लोग प्रोसेस करके उसको रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो पूरा प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन। यहां पर एनएलपी को समझना या एनएलपी को सीखना इसलिए जरूरी है कि एनएलपी आपके जिंदगी का जो सबसे अहम क्रिटिकल इश्यू है वो होता है कम्युनिकेशन। या दुनिया में अक्सर लोग आपने देखा होगा, आप उनको अच्छा या बुरा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके कम्युनिकेशन की बिना पर, कि वो कैसे बिहेव करते हैं। एक शादी में आप गए, खास तौर पे औरतें अगर ऑब्जर्व करती है, शादी में औरतें औरतों में देखकर ही कह रही है कि वो फला फला औरत बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन वो उसके सिर्फ थोड़े बहुत एक्सप्रेशन के जरिए ये गेज कर लेती है कि ये नकचिड़ी है, ये तकब्बुर वाली है। उससे ना बातचीत हुई ना कुछ हुआ, उसका सिर्फ उसके फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर ही तो कुछ तकब्बुर उनको दिख गया, कुछ ऐसा ओवर स्मार्टनेस उनको दिख गई, या ऐसी चीज उनको नजर आ गई जिससे उनका उस औरत के ताल्लुक से नजरिया बिगड़ गया। कभी कभी खास तौर पर लेडीज जो होती है, वो सिर्फ शक्ल देखकर ही समझ में आ जाती है कि इंसान कैसा है। ये इंसानों के अंदर, आदमियों के अंदर ये सिफात बहुत कम पाई जाती है। औरतें अक्सर आपको कहेंगी कि वो आदमी ठीक नहीं लग रहा है, क्या वो फला फला औरत ठीक नहीं लग रही है। अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर इस तरीके का एक अलग से एक पावर दिया हुआ है कि वो लोगों के गेस्चर से, लोगों के फिजिकल मूवमेंट से, लोगों के आई कांटेक्ट से, लोगों के आई मूवमेंट से, या फिर लोगों की बातचीत के जरिए समझ सकती है कि आदमी अच्छी जहनियत वाला है, खराब जहनियत वाला है, औरत कैसी जहनियत वाली है, बुरी जहनियत वाली है, बुरी नजर वाली है, वो अनुमान लगा देती है और आपको बता के प्रेडिक्ट कर भी देगी कि ये फला फला आदमी ऐसा लग रहा है। तो दैट इज नथिंग बट एक्चुअली द कम्युनिकेशन। के कम्युनिकेशन को आप उस स्टिमुलाई को किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी में, मैं एनएलपी को यहाँ पर पेश करने का आपके सामने मकसद दरअसल यही है कि एनएलपी एक लेक्चर में तो होने वाला नहीं है, मैं हम लोग इसकी सीरीज लेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एनएलपी का। एनएलपी आपको ये दिखाएगा कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। आप इसमें कुछ नई चीज नहीं सीखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी को इनहांस करेंगे।
किस तरीके से आप कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे ताकि आपके काम हो सके, आप दुनिया के अंदर वो दिखा सके जो आप दिखाना चाहते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर आकर कम्युनिकेट किया, उस मैसेज को पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? उसके अंदर फीलिंग्स डालकर, उसके अंदर इमोशंस डालकर, कैसे अपने आप को प्रूव किया, कैसे लोगों की बात को समझा, कोई उनके पास में मसला लेकर आ रहा है तो किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। इट्स ऑल अबाउट बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर हो गए तो आप दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट बन गए, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन गए, दुनिया के सबसे बड़े काउंसलर बन गए, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए, दुनिया के सबसे बड़े टीचर बन गए, दुनिया के सबसे बड़े अच्छे अच्छे हस्बैंड बन गए, अच्छी बीवी बन गए, अच्छे बाप बन गए, अच्छे बेटे बन गए। यानी एनएलपी का एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं आपको कि इन सेक्टर के अंदर, दुनिया के हर सेक्टर के अंदर, देयरफॉर एनएलपी इज द मोस्ट वैल्यूड ट्रेनिंग मॉडल जिसको कहा जाता है आज की दुनिया के। ओके, तो एनएलपी उमूमी तौर पर क्या करता है, ये आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है और दूसरी एक चीज देता है यहां पर कि कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के साथ साथ ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब क्या है कि ये आपको कहता है कि आप फ्लेक्सिबल बन जाओ। मेरी आवाज सबको आ रही है? कंटिन्यू के डिस्टरबेंस? तो मुझे एक चीज बता आ दे रही मैं कि है। मैं No, sir. Everything is good. actually I believe in a one way communication while I am doing the Zoom meeting. There was sorry for that. मुझे टू वे कम्युनिकेशन जूम के अंदर पसंद नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं ज्यादातर खुद ही बोलता हूँ और बाद में आपको बोलने का मुझे आप इसकी वजह से थोड़ा नापसंद करते हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं सर, इनफैक्ट आपको थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा अगर आप टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। दैट इज अ स्मॉल नहीं मैं कर एक्चुअली क्या होता है वो जूम के अंदर मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा इश्यू होता है। खैर, तो शुक्रिया इसके लिए, फीडबैक के लिए। तो कम्युनिकेशन जनरली क्या होता है, ये एनएलपी आपको दिखाता है कि भाई किस तरीके से बेहतर कम्युनिकेट किया जाए। और दूसरी एक चीज जो कम्युनिकेशन के साथ साथ एनएलपी हमको सिखाता है या हमको सीखनी है एनएलपी के दौरान उसके अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए, वो ये है कि किस तरीके से हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर इनवाइब करें, किस तरीके से हम लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग हैं अभी, यहाँ पर हम लोग सब मुसलमान ही हैं। इस्लाम भी फ्लेक्सिबल मजहब है। कैसे? कि अगर आप के जो सबसे बड़ा जो हमारा को हुक्म है, फर्ज है, वो नमाज वाला, अगर नमाज आप खड़े रहकर नहीं पढ़ सकते तो कोई जवाब दे उसका मुझे। खड़े रहकर नहीं पढ़ सकते तो कैसे पढ़ सकते हैं? बैठकर भी पढ़ सकते हैं सर, बैठकर भी पढ़ सकते हैं। इशारे बैठकर भी से भी नहीं पढ़ पढ़े तो? सकती हैं, बैठकर भी नहीं पढ़ सके तो इशारे से भी लेट कर पढ़ इशारे से पढ़ सकते हैं। सकते हैं। तो ये एक्चुअल में आपका मजहब भी आपको क्या दे रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम हमारी पर्सनैलिटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को जो इनवाइब कर नहीं पाते और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, लोग अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा कि मैं तो ऐसा ही हूं भाई। आपने सुना है कितने लोगों ने ऐसा बोलते हैं किसी को? यस सर। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं और मेरे को पसंद नहीं है ये। अब मेरे को पसंद नहीं है तो क्या पत्थर की लकीर हो गई क्या? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया? क्या हम लोग दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान बन गए? भाई मेरे को चलता नहीं है ऐसा। आई डोंट लाइक दिस। मेरे को ऐसा चलता नहीं। अरे भाई चलता नहीं तो चलाना पड़ता है। दुनिया में सब कुछ हमारी मर्जी से हो जाए ऐसा चलने वाला नहीं है। तो एक्चुअली द फ्लेक्सिबिलिटी प्लेज अ वाइटल रोल। जब हमको हर चीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है तो आप अपने आप को रिजिड रख के दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, ये एनएलपी आपको कहीं ना कहीं सिखाता है। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे ज्यादा आज के दौर के अंदर माना जाने वाला मॉड्यूल्स कहा जाता है या साइंस कहा जाता है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो एनएलपी के एक एक मॉडल को जो है ना, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि ये कहीं ना कहीं सारे मॉड्यूल्स जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कहीं ना कहीं मैच खाते हैं। तो एनएलपी जो है 1975 1975 के अंदर इसका डिस्कवरी हुआ। लेकिन इसके एक एक मॉड्यूल अगर आप गौर करेंगे ना तो एक एक मॉड्यूल जो है सीरतुन नबी से कॉपी है। इसका मेटाफर, इसका मिल्टन मॉडल, इसका रेपो बिल्डिंग, इसका एंकरिंग, इसके सारे के सारे मॉड्यूल जो है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे
वो सारे के सारे जब मैंने ऑब्जर्व किया तो आप सर में अपने कम्युनिकेशन के अंदर उसको इस्तेमाल करते थे। जभी तो असरात हुए ना, जभी तो असरात हुए कि भाई एक 13 साल की ट्रेनिंग के अंदर सहाबा, ऐसे सहाबा जो आप सल्लल्लाहु के आने से पहले नीचे गिरा हुआ खून चाट लिया करते बगैर तहकीक के, जो अपनी बेटियों को दफना देते जिंदा, जो सिर्फ ऊंट पहले पानी पी लिया इसलिए कई सदियों तक झगड़े चलते और कई खून हो जाते, ऐसे लोगों को सिर्फ कम्युनिकेशन के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, वो 13 साल की ट्रेनिंग कमोबेश जो कहते हैं लोग, उसके बाद में वही सहाबा दुनिया पे हुकूमत करने वाले हो गए। तो दैट इज एक्चुअली जो उन्होंने जो इस्तेमाल किया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, एनएलपी जो है डिस्कवरी है, ये इनोवेशन नहीं है। ये पहले ही इस जो चीजें थी, ये आप ससन की जिंदगी में आप देखेंगे, जो कि हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए मॉडल है, जिसको हम लोग को पैरवी करनी है। तो उनके अंदर आप सारी पर्सनैलिटी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। मैंने एक एक चीज के ऊपर हज हाउस के अंदर एक सेमिनार लिया था जिसका नाम था एनएलपी इन द लाइट ऑफ सीरतुन नबी। उसके अंदर मैंने एनएलपी के सारे मॉडल को सीरतुन नबी से साबित किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये साइंस जो एनएलपी, ये हमारे किसी अपने में से ना होते हुए किसी और ने, किसी गोरे ने इसको इंप्लीमेंट किया। अगर हम इंप्लीमेंट करते तो हम उसको नाम देते कि सीरतुन नबी से कॉपी है, लेकिन सामने वाले ने इंप्लीमेंट किया, शायद उसने सीरतुन नबी से लिया भी हो, लेकिन वो बताएंगा नहीं, और एनएलपी दुनिया के अंदर चल गया। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके का जो ऑब्जर्वेशन है, या मैं तो अभी कह रहा हूं आपको कि अब एनएलपी जब हम लोग पढ़ेंगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग खुद एनएलपी को इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन हम लोग जो परफेक्ट लोग हैं, जो दुनिया के अंदर काम चल रहा है और जिनकी लोग मानते हैं, वो एनएलपी को खुद ब खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनएलपी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन किसी इंसान को चेंज होना है तो उसके लिए इंस्टेंट जरूरी है। लेकिन हम लोग ये वेट नहीं कर सकते कि हम भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गलतियां करके सुधर जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं या जो लोगों के पास में परफेक्शन के टूल्स है, वो हम लोग आज ही पढ़कर आज ही अच्छे हो जाए ना। इंस्टेंट का वेट हम लोग ना करें। खैर, तो कम्युनिकेशन मीन्स रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन जनरली जो होता है वो रिस्पॉन्स ही होता है कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स के साथ साथ एक चीज आता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज। दुनिया में सारे जो चेंजेस आए हैं, दीन फैला होना या फिर दूसरे जो भी दुनिया में चेंजेस आए, साइंस फैलाना या साइंस को पहुंचाना या साइंस को पढ़ाना या फिर कोई भी उलूम को सिखाना हुआ, जो भी चीज हुआ, ये सब पॉसिबल कब हुआ? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के बिना पर। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग टूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द चेंज। और एक कहावत भी है कि सक्सेस लाइज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ही सक्सेस है और सक्सेस में ही कम्युनिकेशन है। दुनिया के अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कामयाब है क्योंकि उनके पास में कम्युनिकेशन अच्छा था। अब कभी कभी हम लोग इसको गलत ले लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छी उर्दू बोलना, अच्छी मराठी बोलना, ये नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि भले आपको कोई लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती हो या नहीं आती हो, कम्युनिकेशन का मतलब है किस तरीके से आप आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर रहे हैं, किस तरीके से आप चेंज को अक्यूर कर रहे हैं। रोड पे खड़े रहने वाला, कभी कभी ठेले वाला भी जो है, उसका भी कम्युनिकेशन बड़ा स्मार्ट होता है कि जिस तरीके से वो पुकार के लोगों को बुलाता है और पुकार के लोगों को बुलाने के बाद में चेंज अक्यूर करता है। अपनी चीज को बिकवाने के लिए वो किस तरीके के प्रोसेस को पूरी तरीके से हैंडल करता है, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजी नहीं है। हम लोगों ने इसको सोफिस्टिकेशन के दौर के अंदर ले जाकर एक सोफिस्टिकेशन का प्रोसेस बना दिया। एक्चुअली कम्युनिकेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग और सिंपल प्रोसेस। इसका जबान के अंदर उबूरियत हासिल कर लेना या जबान के ऊपर कमांड हासिल करने से कोई भी संबंध नहीं है। आप बगैर कमांड हासिल किए भी कम्युनिकेशन के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। शर्त ये, आपकी बात की वजह से चेंज अक्यूर होना चाहिए, आपकी बात की वजह से ऑब्जेक्टिव अक्यूर होने, फुलफिल होने चाहिए या अचीव होने चाहिए। ये एक मैं तो ये कहता हूं कि योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर
फाइनेंशियल सक्सेस से मेरी मुराद ये है कि 95% ऑफ द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन is due to his communication skill and 5% due to its प्रोफेशनल स्किल। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की जो आपकी प्रोफेशनल स्किल है उसकी वजह से आपको सक्सेस जो मिलती है वो सिर्फ 5% मिलती है। 95% फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है दैट इज ड्यू टू दी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेस अ वाइटल रोल। हमारे भाई A1 से का ना, अस्सलाम वालेकुम, मेरी मीटिंग शुरू हो जा रहा, माफी चाहता हूँ, आइए। हाय बेटा, नाना बाबू बोला 1 सेकंड, थोड़े मेरे मेहमान आए थे घर पे। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी जी, थोड़ा मेरे घर पे मेहमान आए थे सॉरी, माफी चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। यानी जितना बेहतरीन आप बातचीत करते हैं, बातचीत से मेरी मुराद आप समझ में आ रहे होंगे सिर्फ एक अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर लेना या अच्छे किसी को खुश अंदाज में बातचीत कर लेना, वो नहीं। यानी पूरा प्रोसेस है आप लोगों को समझने के साथ साथ लोगों को के बातचीत को, लोगों को किस तरीके से पूरी तरीके से उस प्रोसेस को समझते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो एनएलपी क्या करता है जनरली? एनएलपी कहीं ना कहीं उसके अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए, एनएलपी के कुछ मॉड्यूल्स है जो आपको रेपो बिल्डिंग सिखाते हैं, एनएलपी के कुछ मॉडल्स जो होते हैं आपको मिररिंग सिखाते हैं, एनएलपी के कुछ मॉडल आपको एंकरिंग सिखाते हैं। उसमें एक टर्म होता है कि कब एंकरिंग के टूल हम लोग को अप्लाई करना है। एनएलपी के कुछ मॉड्यूल्स आपको किसी मकसद, किसी मसले को कितनी बारीकियों से देखा जाए, कितना उसको बाइफर्केट कर फिल्टर करके देखा जाए, उसको देखा जाए, वो दिखाते हैं। मिल्टन मॉडल आपको दिखाता है कुछ और तरीका। मेटा मॉडल क्या होता है, किस तरीके से बिहेवियर को चेंज करने का तरीका होता है। ये सारे अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए हम लोग क्या करेंगे कि जब सामने वाले से हम लोग जब डील करेंगे तो उस डील के दौरान हम वो सारे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप लोग देखिए, जब मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे, तो बातचीत के दौरान आप लोगों ने मेरी चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि बातचीत के दौरान मैंने अपने आवाज को ऊंची भी किया। क्यों? कि मुझे लगा, पता है कि आपके यहाँ पर कुछ ऑडिटरी लर्नर भी होंगे। आपके यहाँ पर मैंने आपको फीलिंग्स और आपको आपकी फीलिंग या आपके जज्बात को एहसास दिलाने के लिए भी कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया। मुझे पता है कि कुछ लोग यहाँ पर दीनदार भी होंगे, तो इसलिए कभी कभी मैंने कुछ हदीस का जिक्र भी किया, हाँ, क्योंकि रिलीजियस मैटर भी होगा। तो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं कुछ अलग टाइप के लर्नर होते हैं, कुछ लोगों की ज़हनियत कुछ और होती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं। तो ये सारी बातों को अपने कम्युनिकेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर ढालने का जो नाम है, अब कैसे हम लोग ट्रिगर करेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये पूरे प्रोसेस के जरिए हम लोग सीखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एनएलपी क्रिएट अ चेंज। जब एनएलपी सीखने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम लोगों ने क्या किया, कि एनएलपी इज द साइंस ऑफ एक्सीलेंस। यानी हमारी जिंदगी को एक्सीलेंट बनाने के लिए जो जो भी रवैया हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, अपने आप को जो चेंज अपने अंदर लाएंगे, दैट इज नथिंग बट एनएलपी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ आपको कि एनएलपी इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग एक्सेलेंट। दुनिया में अगर एक्सीलेंट बनना है, हमको एक्सीलेंस लाना है, तो हम अपने आप में जो वेरिएशन लाएंगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का नाम जो है वो एनएलपी। अब ये जो चीजें होती है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कि ये ऑलरेडी मैं कोई नई चीज हम लोग डिस्कस करने वाले, या कोई नया इनोवेशन हम लोग डिस्कस करने वाले, नथिंग लाइक दैट। ये ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ओके। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा वेरिएशन आ रहा है, क्यों मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, दूसरे की बात सुनी जा रही है, क्यों फला आदमी को आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जा रहा है, मुझको नहीं मिल पा रहा है, क्यों किसी फला आदमी का सेल्स हो जा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, क्यों फला आदमी की बात दिल में असर कर जा रही है, मेरी असर नहीं कर पा रही है। उन चीजों को हम लोग देखेंगे और हमारे अंदर कुछ गुंजाइश, अगर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की है, जो कि होनी चाहिए हमेशा, इंसान तो गलतियों का पुरिंदा ही है, अगर वो कुछ गुंजाइश है वेरिएशन लाने की,
अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की, तो हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे, एंड दैट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एनएलपी, जिससे एनएलपी चेंज लाता है जिंदगी के अंदर। और एनएलपी की जो स्ट्रेटेजीज है, मैंने कहा आपको, एनएलपी की एंकरिंग की, मेटा मॉडल, मिल्टन मॉडल और मिररिंग, रेपो बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको। और दूसरी चीज जो कही जाती है चेंज के ताल्लुक से, कि चेंज इज ऑलवेज इंस्टेंट। चेंज होता है वो असल में सिर्फ एक लम्हा होता है। चेंज एक बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। चेंज सिर्फ एक लम्हे में होता है। जैसे कि आपने बड़े बड़े जो पर्टिकुलर जो लोग हैं जो फिल्म दुनिया में होते हैं, और अचानक से उनकी जिंदगी में एक चेंजेस आता है। कैसे आता है चेंजेस? कि एक चेंज उनकी जिंदगी में आया और वो गुनाहों के रास्ते छोड़कर नेकी वाले रास्ते पे आ गए। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं इस तरीके से मैं तबलीग करूंगा, या मैं लोगों को इसकी दावत दूंगा, दीन की दावत दूंगा। लेकिन वो चेंजेस कब आए? एक इंस्टेंट, एक वक्त, या किसी की एक बात जो है वो ऐसी दिल पे लग गई, जिसने पूरी दुनिया का जो लव था, अट्रैक्शन था, वो खत्म कर दिया और इस तरफ आ गया। लेकिन ये चेंज सबकी जिंदगी में आता है, वो लम्हा जो सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन वी कैन नॉट वेट फॉर दैट इंस्टेंट। हो सकता है कि हमारी जिंदगी में आए भी ना, क्या गारंटी है इसकी? इसलिए वो लम्हा लाने का काम जो है वो एनएलपी करता है। हम उस लम्हे के लिए वेट करते ही जिंदगी गुजार नहीं दे सकते। हो सकता है कि 70 साल बाद हमारी जिंदगी में वो लम्हा आए। जब तक हमारा चेंज करने की, अपने आप को चेंज करने की हमारे अंदर कुव्वत भी ना हो, हम लोग उस वक्त तक वेट नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये है कि हम लोग टूल्स के जरिए कामयाबी, चाहे वो दीन में हो, दुनिया में हो, या कहीं पर भी हो, हम उस कामयाबी तक पहुंच जाए हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर। वो इंस्टेंट को हम हमारी जिंदगी के अंदर अक्योर करें, फेस करें। और इसमें सबसे बड़ा जो दुश्वारियां होती है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी इज बैरियर टू द सक्सेस। कि लोग चेंज होना ही नहीं चाहते, लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना ही नहीं चाहते, लोग चाहते ही नहीं है कि हम फ्लेक्सिबल बने। वो लोग चाहते नहीं है, लोग बोलते हैं भाई मेरे को नहीं चलता है फला फला जगह जाना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। भाई आप इतनी चीज की कुर्बानी दे दीजिए, अपने को बर्दाश्त ही नहीं होती है। अरे आप अपने आप को इस तरीके से रिजिड बना लेंगे तो फिर चेंजेस कैसे अक्योर होंगे? तो कैसे न कैसे आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक्सीलेंस को हासिल करें, तो आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। उसके बाद में कम्युनिकेशन वेरी पर्सन टू पर्सन। अब कम्युनिकेशन जो होता है वो वेरी भी करता है पर्सन टू पर्सन। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं वो कभी कभी आपसे कैसी बात कर रहे हैं, अच्छा कोई गुस्से वाला उनके पास में आ गया तो उससे वो अलग अंदाज से बात करेंगे। फिर पानी पी लीजिए। आप लोगों ने कुछ दुकानदार देखे होंगे, सिंधी सिंधी दुकानदार या वगैरह वगैरह दुकानदार, उनके यहाँ पर आप गुस्सा लेके चले जाइए, लेकिन वो गुस्से वाले कस्टमर को भी निकाल देंगे। ठीक है, आप कपड़े नहीं लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप पानी पी लीजिए, ये कर लीजिए, आप ठंडा पी लीजिए, ये कर, इस तरीके से। यानी आप जो होता है कि आपका कम्युनिकेशन, आप बोलेंगे भाई देखो सामने वाला तो मेरा कस्टमर है, लेकिन उसकी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। लेकिन जो थर्ड कस्टमर आ रहा है, या थर्ड पर्सन जो आपसे डील कर रहा है, या थर्ड बच्चा जो आपके साथ में क्लास में बैठा हुआ है, वो उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसको आपका कम्युनिकेशन भाने वाला नहीं है। आपको अपने आप को वेरिएशन करना पड़ेगा, और वो वेरिएशन क्रिएट करने का नाम है एक्चुअली द कम्युनिकेशन एबिलिटी। टू ये खास तौर पे क्लासरूम में होता है। हम क्लासरूम में टीचर क्या समझता है, अब टीचर ऑडिटर लर्नर है। अब टीचर ऑडिटर लर्नर है, अब बच्चे भी हो सकता है कि ऑडिटर लर्नर हो, तो बच्चे उसमें एक्सीलेंट कर रहे हैं, तो अपनी काबिलियत को छुपाने के लिए क्या करता है, वो बताता है देखो मेरा पढ़ाया उन बच्चों को समझ में आया, फिर ये बच्चों को समझ में क्यों नहीं आया। और पेरेंट्स कंप्लेंट जब करते हैं, प्रिंसिपल जब कंप्लेंट करते हैं, तो उनको क्या दिखाने की कोशिश करता है कि भाई देखो मैं एक ही क्लास में पढ़ा रहा हूँ, या मैं एक ही क्लास में पढ़ा रही हूँ, ये देखो 5 बच्चे बराबर टॉप कर रहे हैं, फिर आपका बच्चा टॉप नहीं कर रहा है, मतलब बच्चे में प्रॉब्लम है। तो हम जब बातचीत करते हैं, हम लोग जब पढ़ाते हैं, तो क्या हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, कैनेस्थेटिक लर्नर्स भी होते हैं, ऑडिटरी लर्नर भी होते हैं, विजुअल लर्नर भी होते हैं। क्या मैं उन लर्नर्स को सेटिस्फाई करने के लिए वैसे जुमले बोलता हूँ,
जैसे कि मैं जनरली मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो भले मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपने सिर्फ वॉइस के जरिए उसमें फीलिंग्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने वॉइस के मॉड्यूलेशन के जरिए ऑडिटरी लर्नर को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको ऊंचा बोलना पसंद है, या अपनी फीलिंग्स के जरिए, अपने रिलीजियस जो भी कंटेंट है उसके जरिए आपके इमोशंस को ढकेलने की, आपके इमोशन को छेड़ने की, आपके इमोशन को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं मेरे एनएलपी को आपको समझा सकूं। वो मैं सारी चीजें करने की कोशिश करूंगा। तो ये आप ग्रुप ऑडियंस में बैठे हुए, आप किसी अलग अलग जहनियत के लोगों में बैठे हुए, आप उसको भी कैटर कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, और इसी को कहते हैं कि एनएलपी की दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन का डेफिनेशन अब आता है। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या आता है? कोई बोलेगा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? आप जो जानते हैं। हेलो। Transfer of information from one person to another person. एग्जैक्टली। और कोई बोलेगा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन इसके अलावा भी आपको पता है? एनएलपी क्या बोलता है? एनएलपी बोलता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं। एनएलपी कहता है कि एबिलिटी टू डिलीवर द सेम इंफॉर्मेशन दैट प्रेजेंट इन योर माइंड टू द अदर्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एनएलपी मैंने पढ़ा, समझ रहे हैं आप? अब आप लोगों में से 11 लोगों में से सबसे ज्यादा एनएलपी किसको आता है? मेरे को आता है। मेरे को नहीं आता हूँ, लेकिन मैं ये बड़ा स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ आपके सामने माफी के साथ में। एनएलपी मुझको आता है। अब एनएलपी मुझको आता है, अब एनएलपी मेरे दिमाग में आ गया। अब इस लेक्चर के जरिए मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, आपको पढ़ाने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको, ये है। तो अगर मेरा कम्युनिकेशन बेहतर कब होगा? मेरी एबिलिटी टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन जो मेरे जहन में मैंने एनएलपी को समझा हुआ है 100% वैसा के वैसे मैं अगर डिलीवर कर पाऊं, दैट इज एक्चुअली द कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको एनएलपी समझा नहीं पा रहा हूं तो इट मींस दैट कि आई डोंट नो द कम्युनिकेशन। समझ रहे आप इस बात को? कोई इसको सेकंड करेगा? हेलो, आप मेरी बात को समझे कि अगर मैं किसी उलूम को जानता हूं, मैं एनएलपी आपको पढ़ा रहा हूं, एनएलपी मैंने सीखी हुई है एंड दैट सीखी हुई एनएलपी मेरे दिमाग में है। अगर मैं उस इंफॉर्मेशन को जो मेरे जहन में है वैसे के वैसे ही आप तक पहुंचा दूं, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन माय माइंड, और आप तक पहुंचा दूं, मेरी वो एबिलिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाती है। एज इट इज पहुंचाना। अब अगर मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर मैंने आपको बेहतरीन पढ़ा दिया और वैसे ही पढ़ा दिया जिस तरीके से मैंने समझा था, तो ही मेरे को कम्युनिकेशन आता है, अदरवाइज मेरे को कम्युनिकेशन नहीं आता है। फिर मेरा कम्युनिकेशन 19-20 है। आपको सिर्फ 10% समझा, 20% समझा, 80% समझा, उसके हिसाब से मेरा कम्युनिकेशन को रेट करेंगे आप। अदरवाइज आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। समझा आप लोगों? तो बोलेगा यस सर। जी सर। समझा बात को? तो एक टीचर जो है, सपोज आप Yes, sir. क्लासरूम में गए, आप क्लासरूम में गए, चाहे मुइन मैम यहाँ पर है, नाजिया मैम है और तबस्सुम मैम है और यास्मीन मैम है, आप लोग टीचर है सपोज। आप टीचर है, आप टीचर के लिए आप क्या गए, क्लासरूम में जाने से पहले आपके पास में एक कंटेंट है, एक इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन कहां पर है? आपके दिमाग में है। अब आपको उस आधे घंटे के लेक्चर के अंदर वो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है, सब तक वो पहुंच जाए। तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर तब साबित होगा जब आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके जहन में, जैसे आप मैथमेटिक्स को समझते हैं, जैसे आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वही के वही कॉन्सेप्ट आप समझा पाए लोगों को। दैट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन। जी सर। इसीलिए कम्युनिकेशन यूजेस अ पैकेज। इसीलिए कोई बोलते हैं ना कि भाई कम्युनिकेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। कम्युनिकेशन आपके वर्ड सिर्फ 7% होते हैं और 93% आपका टोन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बॉडी मूवमेंट, आपका बॉडी गेस्चर, ये कहलाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, इज अ पैकेज। सिर्फ आपका बोल देना कम्युनिकेशन नहीं है, आपके गेस्चर, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें आपका दिखाती है कम्युनिकेशन का तरीका। दो तरीके के लोग होते हैं, फिजिकल सजेस्टिबल लोग, जिनको आपके मूवमेंट के जरिए आप अट्रैक्ट कर सकते हैं या सजेस्ट करवा सकते हैं। दूसरे होते हैं इमोशनल सजेस्टेबल लोग, जिनको आपके मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे जो एक जगह खड़े रहकर बात करते हैं, जिनका बॉडी लैंग्वेज इतना कुछ खास नहीं होता है, लेकिन उनके बोल जो होते हैं, कुछ सब बहुत सारे बड़े बड़े उलमा या मौलाना आप लोगों ने देखे होंगे, जिनका बॉडी मूवमेंट इतना खास नहीं है, लेकिन उनकी बातचीत में जो इमोशंस आते हैं, उनके बयान के अंदर जो कंटेंट होता है, उनके बयान का जो जवाब होता है, जो उनका क्या बोलते हैं कंक्लूजन होता है, वो इतना जबरदस्त इमोशन भरा होता है कि लोग रोना शुरू कर देते हैं। भरी महफिल में लोग रोना शुरू कर देते हैं कि लोगों के, और लोगों में इंस्टेंट चेंजेस आते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट बोल देते हैं कि भाई हम लोग को रास्ते में निकलना है, या हम लोग को कुर्बानी देनी है, हमको इतना पैसा लगाना है, ये करना है, ये कुर्बानी देनी है। ये पॉसिबल कब होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन पावर ऑफ दैट मौलाना और उलमा। और हम कम्युनिकेशन को कभी कभी इतने हल्के से लेते हैं। अब कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को सीखना नहीं है, ये सारे प्रोसेस के दौरान आप किस तरीके से इमोशन का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से एंकर का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से मिल्टन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से आप लोग सारी बातों को समझेंगे, ये बात को सीखना हमको एनएलपी के जरिए। ये एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल है। ये एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल है। ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है यहाँ से, ये इंफॉर्मेशन, सपोज आपसे किसी ने कुछ कहा, वो कहने के बाद में वो इंफॉर्मेशन जो है आपके जहन में गई, आपके अंदर 5 सेंसेस के जरिए गई। वो सेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, आपका पिक्चर के जरिए हो सकती है, साउंड के जरिए हो सकती है, फीलिंग के जरिए हो सकती है, स्मेल के जरिए होती है, सेल्फ टेस्ट के टॉक के जरिए हो सकती है, टेस्ट के जरिए हो सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके जहन में गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ के तौर पर, आपने मुझको सलाम किया, आपने मुझको सलाम किया, और सलाम करने के बाद में मैंने आपको जवाब दिया वालेकुम सलाम। अब आपका ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा आपके जहन में गया। अब इस जहन में जाने के बाद में इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना। जैसा कि मैंने आपको कहा न्यूरॉन्स बनते हैं, वो न्यूरॉन क्या बनते हैं, इसकी एक इमेज बनी। आपने मेरे सलाम का जवाब को लिया, और उस जवाब की वजह से, जवाब के बिना पर आपका मेरे ताल्लुक से एक इमेज बन गया। दैट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एहसान। अब नेक्स्ट टाइम जब आप मुझको मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आपसे मेरे से मुखातिब होंगे, तो क्या आप मुझको सलाम करेंगे? सलाम करने के, आपने नेक्स्ट टाइम मुझको देखा, अब देखने के बाद में आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो स्टेट ऑफ माइंड आपके उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को, उस इमेज को देखेगा। एहसान की तरह लास्ट टाइम मैंने सलाम किया था, लेकिन सलाम का जवाब मुझे बराबर नहीं मिला था। तो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को पूछेगा, देखेगा, और अगर उसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त ठीक है, आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके कंट्रोल में है, यानी आप ये देखेंगे, हो सकता है कि एहसान सर उस वक्त प्रॉब्लम में हो सकता है कि एहसान सर को उस वक्त कोई इश्यू आ रहे हो, इसलिए उन्होंने जवाब दिया होगा। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है, आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को जो क्या करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा फिर से सलाम का जवाब देने की कोशिश कर दे। आपकी फिजियोलॉजी चेंज करेगा, आपका बिहेवियर चेंज करेगा, और वो चीज आपके जहन को बताएगा कि एक बार फिर से सलाम करके देखते हैं, हो सकता है कि ऐसा एहसान सर का खुद का प्रॉब्लम है। अब ये बात को फिर आप चेंज करके फिर से सलाम करेंगे। अब हो सकता है कि आपको फिर जवाब बहुत ही खुलूस वाला मिलना, हो सकता है कि आपको जवाब जो है बहुत ज्यादा दिल को भाने वाला मिल गया ना। और इस तरीके से ये जो वेरिएशंस आए, दैट इज ड्यू टू द स्टेट ऑफ माइंड। इसके बरक्स सिचुएशन भी हो सकती थी। हो सकता है कि आप बोलेंगे नहीं भैया एहसान सर ने गलत किया था, अब आपका स्टेट ऑफ माइंड रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबल नहीं हो गया। अब फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो क्या किया उसने, उसने अपनी जो इमेज जो तारी हुई थी, जो स्टेट ऑफ माइंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो थी, वो स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल में नहीं थी। उसने कहा कि नहीं कुछ करना नहीं, उसने सलाम नहीं किया, सलाम करके छोड़ दिया। अब बाद में मालूम पड़ रहा है कि मैं बड़े रेफरेंस वाला इंसान था, मैं आपको जॉब पे लगा सकता था, मैं आपके लिए हो सकता है कि कहीं रेफर कर सकता था, आपको आपका कहीं वसीला लगा सकता था। ये सारी बातें हो सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने चेंज नहीं किया, फ्लेक्सिबल नहीं किया, इसकी वजह से सारी चीजें।
तो ये जो कम्युनिकेशन का मॉडल है, एनएलपी इसके ऊपर काम करता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल में लाना ताकि आपका बिहेवियर चेंज हो गया है। आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो आपको मिला ना, आप उसको एज इट इज ले लेते हो। तो जो माइंड में फिल्टरिंग जो करते हैं हम लोग, डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, ओके। और इस तरीके से फिल्टर वैल्यू की बिना पर, बिलीफ की बिना पर, मेमोरी की बिना पर हम लोग करते हैं। तो एनएलपी क्या करता है, इन वैल्यू को, इन बिलीफ को, इन मेमोरीज को रिमूव करने की कोशिश करता है और इसके जरिए नए बिलीफ लाने की कोशिश करता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको करूँ कि पढ़ाई करने में कामयाबी, पढ़ाई करने में कामयाबी सेंटेंस को आप सुन रहे हैं, अब इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपने निकाले, इसके ताल्लुक से आपके एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बन गया कि भाई पढ़ाई के ताल्लुक से पढ़ाई के ताल्लुक से आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके यकीन क्या है, आपने माशरे में कौन कौन से डिसीजंस देखे हैं, आपने कौन कौन सी मेमोरी देखी हुई है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने उस ताल्लुक से सुनी हुई है, इसके बीच के ऊपर आपका माइंड फिल्टर करने की कोशिश करेगा। और फिल्टर करने के बाद में उस चीज को, पढ़ाई करने में कामयाबी है, उस चीज को इंटरनली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। एंड दैट, सपोज वो X1 आपका कहा जा रहा है कि पढ़ाई करने का इंपॉर्टेंस है, और X2 जो है आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, तो आइडियली X1 इज इक्वल टू X2 होना चाहिए, लेकिन वो फिल्टरिंग करने की कर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, और वो चेंज करने के लिए सारे फैक्टर्स उसमें असरअंदाज करते हैं। तो क्या वो हमारा एनएलपी का प्रोसेस क्या करता है, हमारा एनएलपी का प्रोसेस ये कम्युनिकेशन के दौरान आपको एक पॉज लगाता है, आपको एक पॉज लगाता है और आपके एक्शन को थोड़ा सा क्या करता है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, और इन बिलीफ को, इन यकीन को अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाने से पहले इनको सही तरीके से फिल्टर करता है, और तब जाके आपका कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन का मॉडल है एनएलपी का। इसके ताल्लुक से बहुत सारे एनएलपी के, आपका बिलीफ इंप्रूव करने के लिए कुछ एनएलपी के प्री सपोजिशंस है, प्री सपोजिशंस बोलेंगे या इसको बिलीफ भी कहेंगे हम लोग उसको। इसमें पहला है कि इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू डिड, यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू गॉट। एनएलपी सीखने से पहले एनएलपी के सपोजिशंस कुछ है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि एनएलपी क्या कहता है कि आप अगर वही कर रहे जो आप करते आ रहे थे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा था। इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू डिड, यू विल कीप गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली यू हैव गॉट। अभी तक आपको मिले, यानी कहने का मतलब क्या, मैं अभी तक नाकाम हो रहा था, मैं नाकाम इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं ऐसे ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा था। अब अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने प्रीवियस प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि ये जो मैं करता आ रहा था, अगर मैं ऐसा ही आगे भी करता रहूंगा तो डेफिनेटली मुझे वही मिलेगा जो अभी मिल रहा था। यानी अभी मैं फेल हो रहा था तो आगे भी मैं फेल ही होने वाला हूँ। तो क्यों ना मैं मेरे प्रोसेस को देख लूं, उसको मैनिपुलेट करने की, उसको चेंज करने की, उसको फ्लेक्सिबल करने की कुछ ना कुछ कोशिश करो। ये एनएलपी हमको सिखाता है, ये बिलीफ आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए तो इसको कहा जाता है कि द प्रोसेस और साइंस ऑफ एक्सेलेंस, अपने आप को एक्सेलेंस बनाने का प्रोसेस। यानी अगर मैं गलत हो रहा हूं, मैं कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपने प्रोसेस को देखूंगा, अपने सिस्टम को देखूंगा, और सिस्टम को देखकर उसको मैं कुछ वेरी करने की कोशिश करूंगा। समझे? दूसरी चीज, दूसरा प्रिसपोजिशन है द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गॉट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है, या मीनिंग है, जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी अगर आपके कम्युनिकेशन के बाद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी मेरे पढ़ाने के बाद में मुझको फीडबैक नहीं मिल रहा है, इट मींस दैट कि मेरा कम्युनिकेशन मुझको आता नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई स्पीकर जो होता है बाद में पूछता है, भाई समझा कि नहीं समझा। मेरी भी अक्सर आदत है कि मैं लेक्चर के बाद पूछता हूँ, भाई जो इतनी मेहनत की, इतना गला फाड़ फाड़ के हमने बताया, उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वी डोंट नो द कम्युनिकेशन। तो फिर कब सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं, कुछ ना कुछ दो लोगों ने फीडबैक दिए, लेकिन दिए। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीसपोजिशन जो आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके बिलीफ को, आपके यकीन को, दैट इज द मैप इज नॉट द टेरिटरी। द मैप इज नॉट द टेरिटरी का मतलब क्या है? जो मैप होता है, दुनिया का जो नक्शा है, एक्चुअल में वो दुनिया नहीं है। अगर कोई मेरे से गिफ्ट मांग रहा है और मैं गिफ्ट में उसको दुनिया का मैप दे दिया, ग्लोब दे दिया, तो इसका मतलब कि मैंने उसको दुनिया गिफ्ट कर दिया क्या?
No, that is nothing but the interpretation of the earth. That is actually the interpretation of the territory. That is actually not the territory. मैप जो होता है वो इंटरप्रिटेशन है, वो टेरिटरी नहीं है। उसी तरीके से जो चीज के ये इसका अगर दूसरे अल्फाजों में अगर इंसानों के ताल्लुक से हम लोग मतलब निकाले तो मैप यानी मेरी सोच जो है या किसी इंसान की सोच जो है वो परफेक्ट नहीं है या वही यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल सोच जो होती है वो नबियों की होती है। अल्लाह का जो फरमान है या अल्लाह की जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। इंसान मे बी राइट और मे बी रॉन्ग। नबी जो है वो गलत नहीं हो सकते, अल्लाह गलत नहीं हो सकते, उनके स्टेटमेंट जो होते हैं वो स्टेटमेंट है। लेकिन हमारा जो मैप है वो टेरिटरी नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। उसी तरीके से माय ओपिनियन इज नॉट द परफेक्ट ओपिनियन, माय ओपिनियन मे बी द डिफरेंट, माय ओपिनियन मे बी रॉन्ग। मेरा किसी रवैया, मेरा जो ख्याल जो है ख्याल गलत हो सकता है। इस बात को हमारे कम्युनिकेशन के दौरान हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हमारे आर्गुमेंट के दौरान हम लोग इस बात को यकीन दहानी देते हैं क्या? ये हमको एनएलपी सिखाता है कि हमको द मैप इज नॉट द टेरिटरी। हमारा ओपिनियन भी गलत हो सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं, सामने वाला भी सही हो सकता है। ये इसका मतलब होता है। रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अदर पर्सन का मैप ऑफ द वर्ल्ड यानी उसके ओपिनियन को, उसके सेट ऑफ माइंड को, उसके स्टेट ऑफ माइंड को भी हमको, उस स्टेट ऑफ माइंड को भी क्या कर सकता है? हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी दूसरे के ओपिनियन को भी हमको रिस्पेक्ट करना है, तभी तो कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा ना। आप लोगों ने देखा होगा जो दुनिया के काबिल तरीन लोग होते हैं या जो बेहतरीन कम्युनिकेशन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके ओपिनियन को भी सुनते हैं। यानी कभी कभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी स्मार्टनेस को दिखाने के लिए दूसरे के ओपिनियन को, हाँ ये तो ऐसा है, यस। कभी कभी जो बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं, यस यू आर राइट, यस आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, बड़े मुखलसाना अंदाज में वो काउंटर भी करते हैं। दैट इज नथिंग बट कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग दूसरे रिलीजन के लोगों से बात करते हैं तो हम लोग उनको नापसंद भी कर लेते हैं कभी कभी, सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि उनका पर्टिकुलर रिलीजन है या पर्टिकुलर अलग अलग अकीदे से वो ताल्लुक रखते हैं। भाई हमको उनके अकीदे से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट देम, उनसे अच्छे से बात करो। आप सल्लल्लाहु भी आप देखेंगे, आप सल्लल्लाहु की जिंदगी के अंदर आप सीरत नबी में इसको देखेंगे, इस पैमाने को, तो आपको दिखेगा कि आप सल्लल्लाहु के ऊपर जो कचरा फेंकती थी जो औरत, वो कचरा फेंकने वाली औरत जो है वो उसका रिलीजन अलग था, उसका अकीदा अलग था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु उसकी रिस्पेक्ट करते थे। जब जिस दिन कचरा नहीं आया तो उसके घर पहुंच गए उसकी तीमारदारी करने के लिए कि बीमार है इसलिए। दैट इज एक्चुअली द कम्युनिकेशन। ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो कहलाता है आपका रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स मैप ऑफ द वर्ल्ड। बाद में वही औरत जो है वो मुतासिर हो गई और वो कन्वर्ट हो गई माशाल्लाह। तो इस तरीके से आप अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन का किस बड़ा मैसेज पहुंचाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एनएलपी से बड़ी चीज जो है, वो आला चीज जो दुनिया में है वो है सीरत नबी। सीरत नबी की एक चीज को हम लोग कॉपी कर लेंगे, इट्सेल्फ अ ग्रेट साइंस। उसके अंदर से बहुत सारे एनएलपी जैसे साइंस भी हम लोग और ड्रॉ कर सकते हैं। एवरी बिहेवियर ऑलवेज हैव द पॉजिटिव इंटेंशन। दुनिया में जो भी बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में होता है, ये हमको समझना चाहिए। देयर इज नॉट फेल्यूर, देयर इज ओनली फीडबैक। दुनिया में फेल्यूर नाम की चीज नहीं होती है। यानी बच्चा फेल हो गया तो बच्चा फेल नहीं हुआ एक्चुअली, इट्स जस्ट अ फीडबैक, इट्स जस्ट अ रिजल्ट ऑफ इट्स हिज परफॉर्मेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसको एग्जाम हुआ था, उस वक्त उसके स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उसका फीडबैक है, फेल्यूर नहीं है। आज उसको 100 मार्क्स नहीं मिले लेकिन कल उसको 100 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस बात को समझना, वी हैव ऑल रिसोर्सेज वी नीड। इंसान के पास में वो सारे रिसोर्सेस है। स्टीफन हॉकिंस की एग्जांपल ले लो आप, क्या था उसके पास? ना हाथ थे, ना पैर था, ना कुछ था, सिर्फ दिमाग था। लेकिन दुनिया से उसने कितने बड़े बड़े काम किया, फिजिक्स के अंदर इतना बड़ा काम किया, इतने इनोवेशंस किया जो दूसरा शायद ही किया हो। ये चीज हमको दिखाती है कि हम ये देखें कि ऑल पर्सन हैव ऑल रिसोर्सेस। ये तो आप कभी कभी बयानत के अंदर भी सुनते रहे होंगे कि भाई अल्लाह ताला ने हमको जो चीजें दी है उसका शुक्रगुजारी हमको कितनी आनी करनी चाहिए, कि अल्लाह ताला ने हमको भले ही गरीब रखा
लेकिन हमको सही सलामत बॉडी दी हुई है। भले हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया हो, लेकिन हो सकता है कि हमारे माँ बाप का इंतकाल तो जवानी में हुआ है, हमारे बहुत सारे के माँ बाप का इंतकाल तो बचपन में हो चुका है। हो सकता है कि हमको सिर्फ माँ नहीं है, बाप है, बाप नहीं माँ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के तो वो भी नहीं है। तो ये और जितने रिसोर्सेस कामयाब बनने के लिए चाहिए, वो सारे रिसोर्सेस अल्लाह ताला हमको प्रोवाइड करता है। अमिताभ बच्चन की कंपनी फेल हुई, एबीसी कॉर्पोरेशन, और किसी ने उनसे पूछा कि अमिताभ बच्चन साहब, अब तो सब बर्बाद हो गया, अब क्या? तो अमिताभ बच्चन का जवाब ये था कि सब बर्बाद हो गया, सिर्फ मैं बचा। अरे सब बर्बाद हो गया, लेकिन मैं बचा। सब बर्बाद हो गया, फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बचा। यानी पूरी 400 करोड़ का घाटा हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। घर चला गया, ऑफिस चला गया, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बचा। मैं बचा मतलब सब कुछ बचा। और वो उस इंसान ने टीवी पर गया, इधर गया, उधर मेहनत करके अपने आप की ब्रांड इमेज के जरिए, अपने खुद के ब्रांड के वजह से सेल्स कर कर, एडवर्टीजमेंट कर कर सारा पैसा फिर से कमा लिया। अगर इंसान है तो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस है मतलब इंसान है तो सब कुछ हासिल कर सकता है। पैसा वैसा सारी चीजें रिसोर्सेस नहीं है, इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स है। द माइंड एंड द बॉडी आर वन सिस्टम। आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक सिस्टम है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट होनी चाहिए। दैट्स द वन सिस्टम। यानी आपके दिमाग में कुछ और, आपकी बॉडी कुछ और दिखा रही है, ये नहीं है। लोग उस बात को भी गेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। Every experience has a structure and the structure can be changed. हर एक्सपीरियंस, हर तजुर्बा जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। यानी दुनिया के अंदर जो भी चीज आपके सामने आ रही है, किसी बिहेवियर, किसी को बातचीत करने में आपको तकलीफ हो रही है, समझने में तकलीफ हो रही है, उस स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपके पास बच्चा काउंसलिंग के लिए आ रहा है, आप काउंसलिंग के लिए बच्चा आ रहा है कि माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा, ये मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरी बातचीत नहीं सुनता है, पढ़ता नहीं है, इसको इसको पढ़ने का कुछ शौक नहीं है। आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उससे बातचीत करके, आप एनएलपी के सारे मॉड्यूल का इस्तेमाल करके, उसकी पर्सनैलिटी को समझ करके, कहाँ इश्यू आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे, सारी बातों को समझकर, सारी पर्सनैलिटी को भाप कर उसको स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं एंड सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उस बच्चे को इंटरेस्ट भी जगा सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। एवरी एक्सपीरियंस हैज स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है जब आप ने वैसे लोगों के ऊपर, जो दुनिया के सबसे जाहिल कौम हुआ करती थी, वो लोगों के ऊपर मेहनत करके उनको दुनिया का सबसे हुक्म करने वाला और बेहतरीन कौम बना सकते हैं। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। दैट इज एक्चुअली द लेसन फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज, कि एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज योर prophet has proved it 14 years back. Okay, ये सारी चीजें, there are choices in response to every situations. हर हर सिचुएशन के लिए हमारे पास में चॉइसेस होती है। अब चॉइसेस का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है मॉडलिंग सक्सेसफुल परफॉर्मेंस लीड टू द एक्सीलेंस। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस की मॉडलिंग करना, ये तो आपको दिखाता है। आप इसका एग्जांपल मुझे कोई दे सकता है क्या? मॉडलिंग सक्सेसफुल परफॉर्मेंस कैन लीड टू द एक्सीलेंस। इसीलिए तो अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा गया, नबियों को भेजा गया। नबी क्या है? दे आर द मॉडल्स। सक्सेसफुल मॉडलिंग के इसके जैसे बन जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। इनकी पैरवी कर लो। जैसे आप का फरमान है कि भाई, आपने सुना होगा कि भाई मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, इनमें से एक की भी इत्तबा कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। दे आर द सक्सेसफुल मॉडल। यू हैव टू मॉडल देयर परफॉर्मेंस। वो कैसे बैठते थे, आपसे का बातचीत का तरीका क्या था, बोलने का मेथड कैसा था, कैसे डील करते थे लोगों से, कैसी अजवाजी जिंदगी थी, कैसी समाजी जिंदगी थी, कैसी प्रोफेशनल जिंदगी थी, कैसी बिजनेस वाली जिंदगी थी। अगर उस चीज को आप मॉडलिंग कर लेंगे, उसको आप मॉडलिंग कर लेंगे और अपने अपने बिहेवियर से उसको मैच करेंगे। अगर हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस है तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको चेंज करना है, एंड दैट इज नथिंग बट आवर टीचिंग्स। हमारी टीचिंग वही तो है। तब जगह इसको कहते हैं एनएलपी की दुनिया में मॉडलिंग फॉर एक्सेलेंस। यानी आपको अगर एक एनएलपी कहता है कि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको कामयाब बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन की पूरी जो वे है, एनएलपी कहता है कि द सक्सेस लीव्स क्लूज बिहाइंड। सक्सेस पीछे राज छोड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, उस राज को पकड़ के चलना है आगे। अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर का कैसा बिहेवियर था, कैसा माइंडसेट था, कैसा स्टेट ऑफ माइंड था,
वो सारी बातों का आपको पहले से समझ लेने का, और समझ के उसको, तो आपको वो मिल जाएगा जो उसको मिला था. If you do what the model did, you will achieve what the model has achieved before him. अगर आप वो कर रहे हैं जो आपका मॉडल किया करता था, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपके मॉडल को मिला था उससे पहले. यानी आपके मॉडल को वो चीज तक पहुंचने के लिए अगर 100 साल लगे थे या 25 साल लगे थे, हो सकता है कि आपको 10 साल तक आप पहुंच जाए. दैट इज एक्चुअली द साइंस ऑफ NLP. Okay, then last one is the people are much more than their behaviors. इंसान जो होते हैं उनके बिहेवियर से उनके जो असरात होते हैं या जो उनके क्या कहते हैं उनको रवैये होते हैं उनसे ज्यादा ऊपर होते हैं. दैट इज नथिंग बट द NLP. ये सारी चीजों को अगर आपको मॉडलिंग करनी की है, तो दैट 13 प्रिंसिपल्स एक्चुअली टीच यू द साइंस ऑफ एक्सेलेंस. और ये ऑब्जेक्टिव्स है एनएलपी के कि एनएलपी आपके कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव, वर्बल, आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करता है, क्रिएटिव करता है, डिफरेंट करता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड को आपके कंट्रोल में लाता है, आपकी इमोशंस को आपको कंट्रोल में लाता है, आपको रिसोर्सफुल स्टेट में खड़ा करता है. और आपकी रिसोर्सफुल स्टेट जो होती है, हम जिसको कहेंगे जिसमें इंसान मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करता है, दैट इज नथिंग बट द रिसोर्सफुल स्टेट. उस रिसोर्सफुल स्टेट को हम लोग कॉन्फिडेंस कहते हैं, कामनेस कहते हैं. उस स्टेट में आपको खड़ा कर देना, दैट इज नथिंग बट द NLP. और उसके लिए आपको रैपो बिल्ड कराने का ये खास उमूमी तौर पर जो मॉडल्स ऑब्जेक्टिव्स है, कम्युनिकेशन, थिंकिंग, स्टेट ऑफ माइंड एंड रैपो बिल्डिंग. जज़ाकल्लाह खैर. और उसके लिए फिर अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स है, किस तरीके से सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पास्ट सेंसेस को किस तरीके से लेते हैं. उसके बाद में NLP के मेंटल मैप्स कौन से होते हैं, मोड ऑफ थिंकिंग क्या होती है, ओके, कैसे अलग अलग लोग सोचते हैं, कैसे ग्रुप ऑफ पीपल सोचते हैं, कितने कैनेस्थेटिक लर्नर्स है, कैनेस्थेटिक लर्नर क्या होते हैं, विजुअल लर्नर क्या होते हैं, दे थिंक बाय मेकिंग द पिक्चर्स, ऑडिटरी लर्नर्स क्या होते हैं, दे थिंक बाय एनालाइजिंग द साउंड्स, कैनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं, दे एक्ट ऑन व्हाट दे फील्स. रैपो बिल्डिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से मिररिंग की जाती है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिव, किस तरीके से पेसिंग की जाती है, हम लोग देखेंगे अभी कि जब बातचीत के दौरान मिररिंग क्या होती है. आप मेरे से बात कर रहे थे, मिररिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे आप खड़े, मैं खुद ब खुद अपने आप को उस तरीके से लेकर आऊं. आप बैठे तो मैं भी बैठ जाऊं, आप खड़े तो मैं भी खड़े रह जाऊं, आपका हाथ ऐसा है तो धीरे धीरे मैं भी अनकॉन्शियसली आपको बताए बगैर उसमें ले जाऊं, तो उस वक्त 100% ट्रांसफर होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अंदर एक प्रिंसिपल है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड इफ द लोड इंपिडेंस इज इक्वल टू द सोर्स इंपिडेंस. यानी अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं स्पीकर को, तो स्पीकर की जो इम्पीडेंस होती है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है और जो सोर्स की जो इम्पीडेंस होती है, वो अगर मैच करती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा. दैट इज पॉसिबल. रैपो बिल्डिंग तब होगी जब आप मिररिंग करेंगे, मैचिंग करेंगे, पैसिंग करेंगे, फिर आप जो करवाना है उससे करवा सकते हैं. इसलिए ये सब चीजें आपको कम्युनिकेशन के दौरान और मेंटरिंग के दौरान और काउंसलिंग के दौरान बहुत सही हुई. आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी मिररिंग नहीं हुई, आपकी पेसिंग नहीं हुई, आपने वो चीज उसको मैच नहीं किया, मिरर नहीं किया, तो आप जो उससे करवाना चाहते हैं वो नहीं करेंगे. इसीलिए कुछ लोग सिर्फ चंद लोगों की बात सुनते हैं, चंद लोगों की बातें नहीं सुनते हैं. दैट इज एंकरिंग होता है एक प्रिंसिपल सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में, कैसे उसके एंकर को कोलैप्स करना है. उसके बाद में आई मूवमेंट दिखाता है हमको कि आई मूवमेंट किस तरीके से समझना है, अगर उसके आई मूवमेंट हो रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ऑडिटरी लर्नर है या कैनेस्थेटिक लर्नर है, उनके आई मूवमेंट से पता चल सकता है हमको. ओके, उस तरीके से मेटाफर्स का इस्तेमाल कैसे होता है, हम किस तरीके से कहानी का इस्तेमाल, मेटाफर का मतलब होता है स्टोरीज, कैसे हाउ टू क्रिएट एंड यूज द स्टोरीज. बातचीत के दौरान स्टोरी का कैसे इस्तेमाल करें. देखो स्टोरी सिर्फ वो कछुए वाली और खरगोश वाली स्टोरी का अगर एग्जांपल ले ले, आपने सुना होगा कि कछुए की और खरगोश की स्टोरीज, लेकिन आप अगर बेसिकली उसके ऊपर लॉजिक लगाए तो क्या वाकई कछुए ने खरगोश से बात किया होगा. लेकिन हम इस बात को हकीकत वाली स्टोरी समझते हैं. तो स्टोरीज क्या करती है, आपके कॉन्शियस माइंड को बंद कर देती है और आपके अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को खोल देती है. इसलिए आपका मैसेज डायरेक्टली आपके मैसेज प्रॉब्लम में चला जाता है. तो किस तरीके से आप मेटाफर्स का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से स्टोरीज को बनाते हैं, हाउ टू यूज देम, दैट इज एक्चुअली द कला, दैट इज एक्चुअली द आर्ट.
फिर उसके बाद में रियलिटी क्या होती है, दूसरे पर्सन का बिलीफ होता है, मेरे पर्सन का बिलीफ, हम पॉज लगा के देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द एरिया ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, उसका बिलीफ क्या है, उसका मेंटल मैप क्या है, उसका मैप ऑफ रियलिटी क्या है, मेरा मैप ऑफ रियलिटी क्या है, उसका वैल्यू क्या है, मेरा वैल्यू क्या है, देन हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्या भाई वाकई वो सही हो सकता है, अगर मैं उसकी जगह पे सोचूं तो मैं सही हूँ, अगर वो मेरी जगह पे सोचता है तो मैं भी सही हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आ सकती है, उस तरीके से मॉडलिंग ऑफ एक्सेलेंस कैसे करते हैं, परसेप्चुअल पोजीशंस क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग देंगे। वेल फ्रेंड आउटकम्स क्या होते हैं, मेटा मॉडल्स क्या होता है, मेटा मॉडल्स क्या, अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग व्हाट द अदर्स आर सेइंग। अभी कोई इंसान आपसे गुस्से में कुछ कह दे रहा है, तो मेटा मॉडल के जरिए उसको कैसे हम लोग उसका रियल मीनिंग निकाल सकते हैं, कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कैसे उसने वर्ड कहा, उसको इंटरनली कैसे हम लोग कर सकते हैं, मिल्टन मॉडल क्या होता है, इस तरीके से सारी चीजों को रिफ्रेमिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजों का साइंस जो है वो कहलाता है एनएलपी, जो कि हम अलग अलग चैप्टर्स में इसके अलग अलग एक एक चैप्टर्स को डीप में समझेंगे। अभी तो खैर मैं भी बहुत थक गया, इसलिए माफी चाहता हूँ कि मुझे यहीं पर ही इंटरप्ट करना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा अपने आप को। जज़ाकल्लाह खैर, किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर, लाइक द एंटायर लाइफ विल बी लेस टू रिसर्च ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक करके फीडबैक दे फटाफट, ताकि मुझे नींद आ जाए। तो विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑन दिस एनएलपी। अकील शाह सर। नहीं, यही तो असल है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैसे हो, पावरफुल कम्युनिकेशन के सामने वाले को अपनी बात से मुतासिर करके उसको अपना हमनवा बना लेना और अपने ख्याल से मुत्तफिक कर लेना। तो ये तो सबसे बड़ा आर्ट है कम्युनिकेशन का। जो इसमें कामयाब हो गया वो हर चीज में कामयाब हो गया। जज़ाकल्लाह। Sir, you have learned it. Guide us how we can learn it. इंशाल्लाह। तो मतलब practice मैं मुझको एनएलपी आता है। करना चाहिए मैंने sir, कभी, ये बताइए थोड़ा। अब मुझे आप बताओ कि मुझको एनएलपी आता है कि नहीं आता है। अगर मैंने Yes, आपको sir. बता दिया मतलब मुझको आता है। The ability to deliver the information present in your mind to the others You have is called the presented communication. very clearly, very nicely, and it understood everything. Each and every word is understood, sir. Very well Jazakallah. explained, sir. सर मैं आजकल ये जानना चाह रही थी कि हम और क्या प्रैक्टिस करें, लाइक व्हाट वी शुड लर्न मोर टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन और टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। अभी ये जो एनएलपी हो ना, ये एनएलपी खत्म हुआ हमारा। ये एनएलपी को इंशाल्लाह अगर कोशिश हम लोग करेंगे कि कुछ 6-7 सेशन और लगेंगे हमको 2-2 घंटे के, तो एक एक चीज जब हम अलग अलग समझेंगे, एक हम लोग मैचिंग को समझेंगे, देखेंगे, हम लोग एंकरिंग को देखेंगे एक लेक्चर के अंदर, और उसको कैसे इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, तो हम लोग को क्लियरली धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएंगी, सारे मॉडल समझ में आएंगे इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ खत्म नहीं हुआ था, इट्स जस्ट एन, मैंने जो सारी बातें आपको बताई, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ एनएलपी। ये एनएलपी पूरा खत्म नहीं हुआ अभी। एनएलपी इज अ साइंस, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स है, अलग अलग चैप्टर्स में उसको डिवाइड करके अलग अलग सेशन में लेना पड़ेगा। देन वी विल बी मास्टर इन दैट फील्ड। और पूरा होने के बाद में, ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया, हम इंशाल्लाह एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे उसको, और कुछ एग्जांपल्स के जरिए, कुछ एक्टिविटीज के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मूसा सर, कल आपने जो पीपीटी शेयर करे हाँ? डिफरेंट, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह है क्या आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया उसको, लेकिन मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड करूंगा, तो मैं करता हूँ। ये सेशन आपने लिया था हमारे इसमें? जी, आपने हमारे उसमें लिया था मैंने। अच्छा, फिर ये रमजान के फौरन बाद मैंने लिया था कि किस तरीके से करियर गाइडेंस का सेशन हम लोग कंडक्ट करें, उसका मैंने एक सेशन लिया था। लेकिन उसमें कम लोग थे, मोइन मैडम भी थे कि नहीं थे उसमें, यास्मीन मैडम थे, हाँ यास्मीन मैडम थे। यास्मीन मैम आप कुछ फीडबैक दे, शबाना मैम। नहीं सर, माशाल्लाह वेरी इफेक्टिव था। खाली मेरा एक ही क्वेश्चन था, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये एनएलपी तो जस्ट बेसिक आपने सिखाया है, तो माय क्वेश्चन वाज कि ये तो 1-to-1 कम्युनिकेशन की बात हुई, तो आप अभी शायद आगे लेने वाले एंकरिंग, जैसे मैंने वर्ड सुना आपने यूज किया कि जब एक बंदा ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करता है, जिसमें के क्लासरूम जैसे हो गया, हर एक बच्चा अलग अलग, जैसे आपने कहा कि किसी को
सेंसिटिव होता है, करिंग से लर्न करता है, कोई हमारी बॉडी लैंग्वेज से लर्न करता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसमें एक कम्युनिकेटर को मल्टीपल वेज ऑफ एनएलपीस, मतलब जो स्ट्रेटेजीज है वो यूज करने पड़ेंगे उसमें, एग्जैक्टली टू हैव कंट्रोल ओवर अ क्लास। तो ये सब आने वाला है ना सर आगे? जी जी। एग्जैक्टली वही तो बोला मैं कि एनएलपी एक लेक्चर में आपको पूरा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको क्या, अगर मैं इसके साथ में अगर थोड़ा बहुत भी जस्टिस करूँ तो कम से कम 5-6 लेक्चर्स अभी एनएलपी पे होने चाहिए। अगर आप इजाजत देंगे तो हम लोग उसको एलैबोरेट करेंगे, अदरवाइज आई विल वाइंड अप, यहीं पे खत्म कर देंगे। ये बुक है डेल कार्नेगी की। जी बोलिए, डेल कार्नेगी की एक बोले थे आप? बुक है डेल कार्नेगी की बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो आई थिंक वो भी समवॉट इसके ऊपर ही बेस्ड होगी। मतलब मैंने काफी पहले पढ़ी है वो, अभी भी यूज आपने काफी अगर कम्युनिकेशन में आपने मेरी अगर हेल्प नाम होती है। सुना होगा दुनिया का बरवक्त का सबसे बड़े बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आप जानते होंगे, टॉनी रॉबिन्स, आपने नाम सुना है? नहीं नहीं सर। हाँ, द अनशेकेबल, द पावर, ऐसे बहुत सारी किताबें, उसकी मशहूर किताबें, मिलियंस ऑफ कॉपीज की बिक चुकी है। वो एनएलपी को यूज करता है लोगों को हील करने के लिए, लोगों के ओके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों के मसले ओके। सॉल्व करने के लिए, लोगों की बीमारियों को खत्म करने के लिए। लोग उससे हाथ मिलाकर उसकी बातचीत सुनकर हील हो जाते हैं। एंड ही इज द एक्चुअली द प्रमोटर ऑफ एनएलपी। एनएलपी को दुनिया में जो ज्यादा अहमियत मिली वो टॉनी रॉबिन्स की वजह से मिली, वरना एनएलपी के लोग जानते भी नहीं थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा तो मोटिवेशनल उसकी कुछ स्पीकर बुक्स जो, की सीरीज ऑनलाइन मिल जाएगी ना सर? जी जी जी, टॉनी मैं आपको लगे, रॉबिन्स यू सेड। टॉनी रॉबिन्स आप सर्च कीजिए, टॉनी रॉबिन्स की तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 बुक्स है। एक द पावर ऑफ मैजिक या अनशेकेबल एक बुक है, उसके बाद में एक मनी के ऊपर जी एक बुक है, बहुत सारे उसके, मतलब ओके दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक सेल्फ हेल्प के ऊपर में उसकी बुक्स है। ओके मैं सर, भी चाहे तो आपको जज़ाकल्लाह खैर। व्हाट्सअप कर दूंगा। मूसा सर, जी नाजिया मैम, शबाना मैम, आप अगर फीडबैक देते तो हम लोग वाइंड अप कर देते, अगर वक्त होगा तो। Yes, sir. It was very nice. जजाकल्लाह। ओके। Session शबाना was मैम, very nice. Yeah, बहुत ही अच्छा था session. Only my one question is कि we are learning this entire thing and but बच्चों का response अलग अलग रहेगा ना सर? एग्जैक्टली सारी चीजें जो है ना, ये वेरिएबल है, अलग अलग ही रहेगा। बच्चों का क्या, ये ऑडियंस जो होती है आपका 100 का क्राउड Audience है, का 500 का क्राउड हाँ है। कभी कभी आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि फला फला मोटिवेशनल स्पीकर है, 1000 का मजमा बैठा हुआ है, लेकिन 1000 का मजमा हिल भी नहीं रहा है। आपने हाँ ऑब्जर्व किया होगा, बहुत हाँ सारे ऐसे उलमा होते हैं हमारे जो हाँ बयान देते हैं, कोई मुबल्लिक होता है या फिर कोई प्रीचर होता है या कोई इस तरीके से, आप लोग देखे होंगे कि उनकी बात लाखों लोग सुन रहे हैं एक ही साथ, लेकिन लोग हिल भी नहीं रहे। राइट। दैट इज तो एक्चुअली द इससे ये लर्न करने से साइंस। सर हमारा जो रिजल्ट जो इफेक्ट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट? ऑब्वियसली इसका मकसद ही एक्चुअल में ये है कि आपने हाँ अपने आप में बेटर हो एक्सेलेंस लाना। जाएगा। पहले 5% Exactly. लोग समझते थे, बाद में लाइक 50% समझने ऑब्वियसली लगेंगे। ऑब्वियसली अच्छा ऑब्वियसली मैं इंशाल्लाह इसके आई लुक फॉरवर्ड सारे टू इट। जो टूल्स है वो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर भी इस्तेमाल करता। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखेंगे और आज के लेक्चर्स भी देखेंगे तो मैं भी कोशिश करता हूँ इस तरीके के टूल्स पे इस्तेमाल करने की। राइट राइट एंड दैट विल इंक्लूड वॉइस मॉड्यूलेशन, हमारा बिहेवियर एंड एवरीथिंग। लाइक टोनी Exactly. रॉबिन्स का आपने नाम लिया, सब उनका कहा जाता है कि आवाज इतनी उनकी अलग सी है ना, लेकिन द वे ही हैंडल्स इट एंड एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग। मतलब मैं तो उनको बट द जिस्ट ऑफ इट कि हमें ये क्यों लर्न करना चाहिए टू ब्रिंग द आउटकम विल बिकम बेटर, आवर रीच विल बिकम बेटर टू द अगर ऑडियंस। इसको आप बेस्ट सबसे पैमाने पे देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु की शख्सियत, तो अगर आप एक एक सीरतुन नबी को अगर गौर से देखेंगे ना, हम जो मॉडल्स पढ़ेंगे ना, तो उस मॉडल्स के दौरान अगर आप रिलीजियस थोड़ी स्टडीज रखते हैं सीरतुन नबी की, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसा कि देखो एक आप सल्लल्लाहु का एक अपने एक जगह आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि भाई अगर आप मेरे एक हाथ में चांद रख दे और एक हाथ में सूरज रख दे, तब भी मैं इस दीन से मुकरने वाला नहीं हूँ। तो व्हाट एक्चुअली द कम्युनिकेशन का पावर देखो, यानी इमोशंस को कितना लाना, कैप्चर करते हैं हम। हाँ कितना। अब वो एक चोटी पे खड़े रह के आप सल्लल्लाहु बोल रहे हैं कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ इसके चोटी के इस तरफ जो है लश्कर खड़ा हुआ है, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? तो ये एक्चुअली में क्या था, ये दिस आर द एक्चुअली द पावरफुल कम्युनिकेशन।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कम्युनिकेशन था कि द वे ही स्पीक्स, उसमें इमोशंस को डालना, उसमें ऑडिटरी कुछ डालना, उसके अंदर आपके जज्बात को डालना, और तब जाके लोगों ने अमल किया ना, तब जाके लोग इतने जी फॉलोअर्स जी। बने। तो इमोशनल हम कनेक्ट भी एक है, एक चीज है, और एक जो वो ओरेटर जो है वो जो चल चल के बोलता रहता है उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और जो बैठ के मुबल्लिग जो बोलते हैं उनका इम्पैक्ट। तो ये भी बहुत अच्छी पॉइंट आपने कवर की, आई रियली लाइक इट। अब डेली सेशंस होंगे सर, जैसे आपने कहा था वीकडेज में, ताकि हम वीकडेज जल्दी में जल्दी इंशाल्लाह स्कूल कोशिश खुलने से पहले कर लें ज्यादा कवर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ सर, डेली तो ऐसे नहीं ही कर दीजिए इंशाल्लाह, प्लीज एटलीस्ट सर। वीकडेज में 2 या 3 तो करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का अच्छा जी रिस्पांस रहा जी। तो मेरे को फिर एनर्जी स्कूल खुल आती है आप जाएगा लोगों सर, से, फिर वापस से बिजी हो जाएंगे। मेरे को एनर्जी ऐसा आती है प्लीज आप देख लोगों से। लीजिए। आप लोग अगर तादाद में रहेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। खैर। और किसी जज़ाकल्लाह। का कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं सर, एक जज़ाकल्लाह। जैसे आपने बीच में एक बात बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जांपल्स दिया करते थे मुझे। जैसे उन्होंने कहा कि बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं, ही पिक्ड अप अ स्टिक व्हिच हैड गॉट दोस ड्राई लीव्स, और उन्होंने ऐसे उसको हिलाया और वो पत्ते झड़ गए। तो वो मैं जैसे हम वही बताने की कोशिश, हाँ, टीचिंग एड्स यूज करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बहुत सारे ना हदीसों में माशाल्लाह बताया गया है कि वो नहीं किस मैं तरह। वही, जैसे मैं मैं खुद अब जब एनएलपी पढ़ा ना, तो एनएलपी पढ़ने के जी बाद में मैं, मेरे तो खैर इतने ज्यादा स्टूडियोज भी मैं हो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मोटे मोटे बयानात मैंने सुना था, मुझे लग रहा था कि मतलब क्या है। जब मैं सीरतुन नबी के जी वापस पढ़ने की कोशिश किया ना, मतलब यार ये सारी चीजें जी अगर आपको माशाल्लाह। इस चीज के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर कोई बेस्ट पर्सनैलिटी अगर दुनिया में देखने की है, तो द बेस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि एग्जाम्पल वसल्लम इज आप। उनका एक एक तरीका आप माशाल्लाह, यस। देखेंगे, जब सहाबा से मुखातिब होते थे, देखो अचानक से जी नहीं होता है भाई। अचानक से इतनी ऐसी कौम जो है वो आपका मतलब आपकी बात सुनने वाली बन जा रही है, वो आपके फॉलोअर्स बन जा रहे हैं, और करोड़ों हम्म फॉलोअर्स दुनिया में बन जा रहे हैं आपके इतने कम समय के अंदर, इतने कम प्रोफेसी के जी पीरियड के दौरान। दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। वो अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर यस। इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो दैट इज द लाइफ वुड बी डिफरेंट। ट्रू सर, ट्रू। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा लेक्चर के बारे में। Sir, I would like to say something. यस यस श्योर। Yeah.